बायोम मेडिकल 2018 में रांची से बेस्ट एंड हाईएस्ट रिजल्ट देने वाला सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान बायोम, अ लीडिंग इंस्टीट्यूट फॉर प्री मेडिकल एग्जाम। और अगर आपका सपना है डॉक्टर बनने का, तो ये सपना पूरा करेगा बायोम इंस्टीट्यूट। आज ही ज्वाइन करें बायोम, नगरा टोली नियर विमेंस कॉलेज एंड शिवपुरी टिलबर्न कॉलोनी ऑपोजिट स्प्रिंग सिटी मॉल, हीनू, रांची। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए अपने टॉपिक को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। इस बैच में हम लोग का डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन चैप्टर चल रहा है और जहाँ तक मुझे ध्यान है लास्ट क्लास में मैंने आपको टंग की शुरुआत कर डाली थी और टंग में दो हिस्से थे। मैं फिर से उसको ड्रॉ कर लेता हूँ, है ना। मैंने आपको उस तरीके से पैलेट दिखाने की कोशिश करी थी जिसमें मैंने आपको दिखाया था पैलेट में अगर एक लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन किसी व्यक्ति का इस तरीके से एक लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन अगर कट किया जाए उसके पैलेट के हिस्से से होते हुए, तो उसमें क्या नजर आएंगे, दोनों तरफ कुछ सोलन पोर्शन नजर आएंगे। सोलो नाम देते थे पैलेटाइन टॉन्सिल, ठीक है। बीच में एक स्ट्रक्चर यहाँ पर नजर आ रहा था, इसका नाम था उव्यूला या वेलम पैलेटाइन कहते थे। और नीचे की तरफ इस तरीके से एक व्यक्ति ने अगर टंग को बाहर निकाल कर रखा है माउथ से, इस तरीके से लंबा सा टंग, तो एग्जैक्टली ऐसा ही दिखना चाहिए। टंग में क्या था, अगर ध्यान से देखा जाए तो उसमें ए शेप्ड एक लाइन नजर आता है। इस ए शेप्ड लाइन को हम लोग क्या कहा करते हैं, इसको हम लोग कहा करते हैं सल्कस टर्मिनालिस। और इसी एक लाइन जिसका नाम सल्कस टर्मिनालिस है, इसकी वजह से टंग के दो हिस्से हो गए थे। एक ऐसा हिस्सा था जो इसके पीछे की तरफ है और एक ऐसा हिस्सा जो इसके आगे की तरफ है। जो हिस्सा इसके पीछे की तरफ है ओब्वियसली देखने पे भी छोटा नजर आ रहा है, आगे का हिस्सा बड़ा नजर आ रहा है, तो कितने हिस्से होंगे, तो ये जो पीछे का है ये पोस्टीरियर 1/3 हिस्सा है, इसको हम लोग कहा करते थे फेरेंजियल पार्ट ऑफ टंग। और जो आगे का है बड़ा सा है ओब्वियसली ये 2/3 है, एंटीरियर 2/3 पोर्शन है, इसका नाम हुआ करता है ओरल पार्ट ऑफ टंग। तो पीछे का 1/3 पोर्शन जिसको फेरेंजियल पार्ट ऑफ टंग कहते हैं, इसको लास्ट क्लास में मैंने डिस्कस किया था। इसमें भी क्या नजर आते थे, इसमें भी इसी तरीके के छोटे छोटे काफी छोटे छोटे फोड़े या फुंसी जैसे गोले गोले गोल गोल कुछ उभार नजर आते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको अपने टंग पे भी मिरर में नजर ऐसे आएंगे। और ये भी क्या हुआ करते थे, ये भी टॉन्सिल्स हुआ करते थे। इन टॉन्सिल्स को नाम दिया करते थे लिंगुअल टॉन्सिल्स। जैसा कि याद होगा मैंने आपको बताया था कि टॉन्सिल्स कितने स्थान पर हम लोग पढ़ेंगे, टोटल 4 स्थान पर आपको टॉन्सिल्स पढ़ने होंगे। पढ़ने तो नहीं होंगे, उतना डिटेल पूछता नहीं, लेकिन एक कॉन्सेप्ट जरूर आता है इतने तरीके से नाम सुनने पर। तो फिलहाल इस इमेज में आपको दो टॉन्सिल्स नजर आ रहे हैं। पहला टॉन्सिल पैलेट से जुड़ा, इसलिए इसको कहते हैं पैलेटाइन टॉन्सिल, और दूसरा टॉन्सिल आपके टंग के पिछले हिस्से से जुड़ा हुआ है, इस टॉन्सिल को हम लोग कहते हैं लिंगुअल टॉन्सिल। चलिए काम करते हैं, पहले टॉन्सिल्स को थोड़ा और एक्सपैंड करते हैं, टंग के एंटीरियर पोर्शन को थोड़ी देर के लिए रोक कर रखते हैं। चलिए और देखते हैं। तो इमेजिन कीजिए कि अगर ये किसी व्यक्ति का हार्ड पैलेट, आपको थोड़ा इमेजिनेशन का यहाँ पर इमेजिनेशन की यहाँ पर मदद लेनी पड़ेगी, है ना। तो पैलेट का जो अगला हिस्सा था कैसा था, वो हार्ड, और पैलेट का पिछला हिस्सा कैसा था, सॉफ्ट। और इसी सॉफ्ट पैलेट में क्या नजर आते हैं, उव्यूला और पैलेटाइन टॉन्सिल यहाँ से आपको नजर आते हैं, यही है। लेकिन इसको इस पैलेट के बारे में मैंने आपको बताया होगा, पैलेट क्या है, पैलेट सिर्फ एक पार्टीशन है और इस पार्टीशन के नीचे क्या है, तो पार्टीशन के नीचे है फूड पैसेज, पार्टीशन के ऊपर में है एयर पैसेज। यानी कि अगर यहाँ पे एक पार्टीशन, इसको हम पैलेट कह रहे हैं, जिसके नीचे भोजन के जाने का रास्ता है और इस पार्टीशन के ऊपर में हवा के जाने का रास्ता है, हवा के जाने का रास्ता है। तो इमेजिन कीजिए कि यहाँ पे पैलेट है, इस पैलेट के ऊपर जरा चल के देखते हैं। तो पैलेट के ऊपर इमेजिन रखना होगा आपको, यहाँ पर अगर पैलेट है तो इस पैलेट के ऊपर में हम लोग हवा के रास्ते को बनाएंगे। तो हवा के रास्ते को कैसे बनाएंगे, ये पैलेट तो है, ये रहा आउटर नोज, ये रहा नेजल पैसेज, नेजल पैसेज, और नेजल पैसेज जहां पर समाप्त होता है वहां दो ओपनिंग और नजर आएंगी। इन ओपनिंग का नाम रखेंगे हम लोग इनर नोज या इंटरनल लेयर्स। आपको दिख ही रहा होगा बाहर से जो विजिबल है क्या है, ये जो दो छेद आपको नजर आते हैं इसको हम लोग कहते हैं एक्सटर्नल लेयर्स। उसके बाद जो रास्ते हैं इसको हम लोग कहते हैं नेजल पैसेज, और ये जहां पर समाप्त होंगे वहां पर फिर से दो छेद होंगे, उसको हम लोग क्या कहेंगे, ठीक उल्टा, इसका नाम तो एक्सटर्नल लेयर, उसके बाद नेजल पैसेज, और वो जहां पर अंत होंगे उसका नाम होगा इंटरनल लेयर्स। यानी अगर ये पैलेट है तो इस पैलेट के ऊपर में क्या है, आउटर नोज, ये दोनों हो गए नेजल पैसेज, और नेजल पैसेज जहां पर समाप्त होंगे यहाँ पर दो ओपनिंग और नजर आएंगी, ये दोनों ओपनिंग को हम लोग क्या कहेंगे, इंटरनल लेयर्स की ओपनिंग कहेंगे। इन इंटरनल लेयर्स की ओपनिंग के बगल में है ना ये पूरा एरिया है ना, ये पूरा एरिया है। पैलेट के नीचे के इस जगह को क्या कहते हैं हम लोग, ओरोफेरिंक्स कहते हैं, और इसी पैलेट के ऊपर की इस जगह को हम लोग नाम देते हैं नेजोफेरिंक्स नाम देते हैं, सेक्शन है ना। तो ये जो ओपनिंग, जो दो ओपनिंग जो फिलहाल आपको नजर आ रही है क्या है, इसे हम लोग कह रहे हैं इंटरनल लेयर्स की ओपनिंग है। इन इंटरनल लेयर्स की ओपनिंग के बगल में दो ओपनिंग छोटे छोटे और नजर आते हैं, इसको हम लोग कहते हैं ओपनिंग फॉर स्ट्रेचियन ट्यूब। देखिए स्ट्रेचियन ट्यूब नाम आपने सुनकर रखा है, ईयर में है ना, जहां आपने सुना होगा ईयर में मिडिल ईयर से एक ट्यूब को देखा होगा आपने, एनसीईआरटी में इमेज बना है, या जिसने भी ईयर को अभी तक अच्छे से थोड़ा सा भी पढ़ा होगा आपको ध्यान होगा कि मिडिल ईयर से एक ट्यूब की शुरुआत होती है। उस ट्यूब को लोग कहते हैं स्ट्रेचियन ट्यूब, इसको फेरिंगो टिम्पैनिक कैनाल भी कहते हैं। अगर एक ट्यूब है, इमेजिन कीजिए मेरे हाथ में एक ट्यूब है, अगर एक ट्यूब है तो इसके पास टोटल कितने ओपनिंग होंगे, इसके पास टोटल दो ओपनिंग होंगे, एक इधर की तरफ ओपनिंग होगा तो एक इधर की तरफ भी एक ओपनिंग होगा। तो सेम में जो टिम्पैनिक कैनाल क्या है, ये एक ट्यूब है,
कहां से कहां तक है? तो ये मिडिल ईयर से शुरू होकर जो इंटरनल लेयर्स है ना, इसके बगल में ओपनिंग है, इसके बगल में ओपनिंग है। ये तो इंटरनल लेयर्स की ओपनिंग अंदर होगी, तो मिडिल ईयर से शुरू होकर इंटरनल लेयर्स की ओपनिंग के बगल में एक और ओपनिंग है, ये एक ट्यूब है। इसी ट्यूब को हम लोग नाम देते हैं स्टैचियन ट्यूब। तो ऑब्वियसली इंटरनल लेयर्स की जो ओपनिंग इसके बगल में क्या होगी? स्टैचियन ट्यूब की ओपनिंग पाई जाएगी। इस स्ट्रेचिंग ट्यूब के बारे में आपने सुन के भी रखा होगा, क्या करता है? ईयर जब आप पढ़ेंगे तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के दोनों तरफ एयर प्रेशर को बैलेंस करता है। तो चलिए अभी उधर बढ़ना बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि उसके लिए काफी लंबे शब्दों का भी मुझे प्रयोग करना होगा, अभी उसकी जरूरत भी नहीं है। क्लियर है? तो जिस तरीके से माउथ के अंदर की स्पेस को हम लोग नाम देते हैं ओरोफैरिंग्स, उसी तरीके से नोज जहां पर समाप्त होता है उसके अंदर के एरिया को हम लोग क्या कहते हैं? नेजोफैरिंग्स कहते हैं। इस नेजोफैरिंग्स में फिलहाल दो ओपनिंग आपको दिख गए हैं। पहली ओपनिंग क्या दिख रही है? इंटरनल लेयर्स की ओपनिंग दिख रही है। दूसरी ओपनिंग क्या दिख रही है आपको? स्ट्रेचिंग ट्यूब की ओपनिंग दिख रही है, जो कि मिडिल ईयर से कनेक्टेड है। और साथ साथ इसके बगल में इस तरफ पे फिर से कुछ छोटा सा सोलन पोर्शन नजर आएगा, है ना? जिस तरीके से आपको पैलेट से जुड़े हुए दो छोटे छोटे स्वेलिंग यहां पर नजर आते थे, ठीक वैसे ही इस नेजोफैरिंग्स के एरिया में भी दो कॉर्नर्स को अगर देखेंगे तो कॉर्नर्स में आपको दो छोटे छोटे सोलन पोर्शंस नजर आएंगे। ये भी टॉन्सिल्स ही हैं। ये क्या है? ये भी टॉन्सिल्स ही हैं। तो जरा फिर से नाम पर आते हैं। ये जो टॉन्सिल थे पैलेट से जुड़े हुए, नाम था इसका पैलेटाइन टॉन्सिल। ये जो टॉन्सिल थे टंग से जुड़े हुए, इसका नाम क्या था? इसे हम लोग कहते थे लिंगुअल टॉन्सिल। और ये जो टॉन्सिल है जो कि नेजोफैरिंग्स के हिस्से में दोनों कॉर्नर पे, इसको हम लोग क्या नाम देते हैं? इसको हम लोग नाम देते हैं फेरिंजियल टॉन्सिल, क्योंकि फेरिंग्स का हिस्सा है, नेजोफैरिंग्स का हिस्सा है। इसलिए इस दोनों टॉन्सिल्स को जो ऊपर की तरफ मैंने बनाया, इसका नाम क्या होता है? इसे हम लोग कहते हैं फेरिंजियल टॉन्सिल। और फेरिंजियल टॉन्सिल्स को हम लोग एडिनोइड्स भी कहते हैं। फेरिंजियल टॉन्सिल्स, ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसका एक एडिशनल और भी नाम होता है एडिनोइड्स। लेकिन क्या ये स्ट्रक्चर हर उम्र के लोगों में देखने को मिलेगा? जवाब है नहीं, हर उम्र के लोगों में देखने को नहीं मिलेगा। लगभग 7 साल तक के, 7 ईयर्स, लगभग 7 ईयर्स तक के चाइल्ड में ही ये जो फेरिंजियल टॉन्सिल्स है या एडिनोइड्स हैं क्या होते हैं? नजर आते हैं। उसके बाद ये क्या हो चुके क्या हो जाते हैं? धीरे धीरे डिसअपीयर हो जाते हैं। यानी कि ये जो एडिनोइड्स हैं 7 ईयर्स तक के चाइल्ड तक में तो लगभग अच्छे से विजुअल हो सकते हैं, लेकिन उसके बाद ये डिसअपीयर हो जाएंगे। हालांकि ये दोनों जो टॉन्सिल्स है, लिंगुअल टॉन्सिल्स और पैलेटाइन टॉन्सिल्स, ये थ्रू आउट लाइफ पाए जाएंगे, थ्रू आउट लाइफ पाए जाएंगे। अब आप कहेंगे कि ऐसा क्यों? ऐसा क्यों कि फेरिंजियल टॉन्सिल्स या एडिनोइड्स गायब हो जाते हैं? उसके पीछे की वजह है सिंपल सी। आप जानते होंगे एक बच्चे का इम्यून सिस्टम कमजोर होता है। इम्यून सिस्टम कमजोर होने की वजह से क्या होते हैं? उसके शरीर के अंदर जितने भी माइक्रोब्स होते हैं घुसने के रास्ते तलाशते रहते हैं। तो जरा सोचिए, जिस बच्चे का इम्यून सिस्टम कमजोर है उसके अंदर माइक्रोब्स किन किन रास्तों से अंदर जाते हैं, कोशिश करते होंगे। पिछले क्लास में मैंने बताया, किसी माइक्रोब्स के लिए शरीर के अंदर प्रवेश करने का सबसे आसान तरीका क्या होगा? कुछ ओपनिंग का प्रयोग करना, क्योंकि स्किन को छेद करके शरीर के अंदर घुस जाना आसान काम नहीं है। तो उनकी कोशिश होती है चलो माउथ से घुस जाएं, उनकी कोशिश होती है चलो नोज से अंदर घुस जाएं। लेकिन इमेजिन कीजिए, अगर वो नोज से अंदर जाने की कोशिश करेंगे तो जहां पर इंटरनल नोज समाप्त होता है, इंटरनल लेयर्स जहां समाप्त होते हैं, उसके बगल में क्या मिलेंगे? उसके बगल में उनकी मुलाकात हो जाएगी फेरिंजियल टॉन्सिल्स, जिसको एडिनोइड्स भी बुलाते हैं। और ये क्या करते हैं? मैंने आपको पिछले क्लास में स्पष्ट कर दिया है। ये टॉन्सिल्स किसी भी माइक्रोब से लड़ते हैं क्योंकि उनके अंदर लिम्फोसाइट्स होते हैं और ये फर्दर इन्फेक्शन होने से बचाते हैं। लेकिन अक्सर इसी लड़ाई में क्या होते हैं? टॉन्सिल्स का इन्फ्लामेशन भी हो जाता है, और टॉन्सिल्स के इस इन्फ्लामेशन को हम लोग टॉन्सिलाइटिस भी कहा करते हैं। आपने इस वर्ड को ऑलरेडी सुनकर रखा होगा, मैंने इसको पहले भी क्लियर कर दिया था। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आइटिस? इन्फ्लामेशन को कहते हैं आइटिस, जिसमें स्वेलिंग, पेन, रेडनेस, हॉट और बर्निंग, ये 5 फीचर होते हैं। दिस इज कॉल्ड एज इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन को कहते हैं आइटिस, और टॉन्सिल का इन्फ्लामेशन आइटिस हो जाए, दिस इज कॉल्ड एज टॉन्सिलाइटिस। तो 4 तरीके के टॉन्सिल्स के नाम होते हैं। पहला, जिसमें इस इमेज में आपको टोटल 3 टॉन्सिल दिख रहे हैं। पैलेटाइन टॉन्सिल भी दोनों तरफ नजर आ रहा है, ओरोफैरिंग्स में है। लिंगुअल टॉन्सिल नजर आ रहा है, टंग के पिछले हिस्से में है। और फेरिंजियल टॉन्सिल्स या एडिनोइड्स भी नजर आ रहे हैं, जो कि नेजोफैरिंग्स वाले स्पेस में मौजूद हैं, सिर्फ 7 ईयर्स तक के चाइल्ड में। अब एक टॉन्सिल और बच गया, जिसको मैं बाद में बताऊंगा, जब आएगा तब उसके बारे में तब मैं उसका क्लियर कर दूंगा। तो 3 टॉन्सिल दिख रहे हैं, लेकिन यहीं से एक छोटा सा क्वेश्चन, एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो सकता है कि आपको नजर आ जाए। अगर आप ध्यान से देखें तो तीनों टॉन्सिल्स क्या हैं? एक काल्पनिक रिंग के पैटर्न में अरेंज है ना? अगर आप ध्यान से देखें तो ये क्या है? एडिनोइड्स, ये है पैलेटाइन टॉन्सिल, ये है लिंगुअल टॉन्सिल। मैं क्या करता हूं? एक इमेजिनरी रिंग बनाता हूं। मैं क्या कर रहा हूं? एक इमेजिनरी रिंग बनाता हूं, रेड कलर से मैं उसे बना रहा हूं। अगर आप देखेंगे तो इस रेड कलर की इस इमेजिनरी रिंग में ये तीनों टॉन्सिल्स चले आए। मैंने रेड कलर से एक रिंग बनाया, और इस रेड कलर से देखिए जो रिंग मैंने बनाया है, क्या इस रिंग ने, इमेजिनरी रिंग है ऑब्वियसली, ऐसा कोई रियल रिंग नहीं होता,
एक इमेजिनरी रिंग है, लेकिन इस इमेजिनरी रिंग में कौन कौन से टॉन्सिल शामिल हो गए? इस इमेजिनरी रिंग में फेरिंजियल टॉन्सिल्स भी हैं, इसमें पैलेटाइन टॉन्सिल्स भी हैं, इसमें लिंगुअल टॉन्सिल्स भी हैं, जो कि एक काल्पनिक रिंग जैसे पैटर्न में अरेंज हैं। और इसी काल्पनिक रिंग को कहा जाता है वाल्डेयर्स रिंग। वाल्डेयर्स रिंग ऑब्वियसली डॉक्टर्स लोगों के लिए शब्द है, आपके सिलेबस में ऐसा कोई नाम नहीं है, लेकिन नहीं रह सकता ऐसा कोई गारंटी नहीं रहता। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की कोई खास लिमिट नहीं रहती, थोड़ा सा एक्सपेंड तो करता है, और थोड़ा सा ही हम लोग फिलहाल एक्सपेंड कर रहे हैं, बहुत ज्यादा एक्सपेंशन नहीं किया हमने। तो अगर कभी किसी ने पूछ दिया वाल्डेयर्स रिंग में कौन कौन से टॉन्सिल शामिल हैं, तो ध्यान दीजिए वाल्डेयर्स रिंग में सिर्फ 3 ही तरीके के टॉन्सिल शामिल हैं। इसमें फेरिंजियल टॉन्सिल्स मतलब एडिनॉइड्स भी हैं, प्लस इसमें पैलेटाइन टॉन्सिल्स भी हैं, प्लस इसमें लिंगुअल टॉन्सिल्स ही हैं, और इन्हीं तीनों के एक काल्पनिक रिंग लाइक पैटर्न में अरेंजमेंट होने से जो रिंग बना इसको कहते हैं वाल्डेयर्स रिंग। क्या इसकी कोई तकनीकी उपयोगिता भी है? हाँ, इसकी एक तकनीकी उपयोगिता ये है, जैसे मान लेते हैं आपके गले में कभी कभी दर्द होता है ना, आप क्या कहते हैं कि यहाँ पर गले में दर्द हो रहा है, आप इस तरीके से दिखाते हैं कि गले में यहाँ पर दर्द हो रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे पैलेटाइन टॉन्सिल, आप यहाँ पर पैलेटाइन टॉन्सिल को टच कर रहे हैं, क्योंकि उसका इन्फेक्शन हुआ होगा, उसमें इन्फ्लामेशन हुआ होगा, दर्द हो रहा है, आप इस तरीके से दिखाते हैं। लेकिन जब एक छोटे बच्चे 7 साल तक के बच्चे से अगर आप पूछेंगे, या पूछने की जरूरत नहीं है, वो ये नहीं कहता कि यहाँ पर दर्द हो रहा, वो इस तरीके से पूरे एरिया को दिखाता है यहाँ पर दर्द हो रहा, वो कहता है मुंह दर्द हो रहा है ना। वो छोटा सा बच्चा ये नहीं कहता कि यहाँ पर दर्द हो रहा, वो क्या कहेगा? वो कहेगा ये पूरा इस तरीके से रिंग को दिखाएगा, इस तरीके से दिखाता है ये पूरा मुंह दर्द हो रहा है। तो क्या वो झूठ बोल रहा है? नहीं, वो बिल्कुल सही कह रहा है। अगर आप देखें तो इस तरीके से डिनोट कर रहा है, और ये जिस रिंग को डिनोट कर रहा है ना, यही तो वाल्डेयर्स रिंग है। तो एक बच्चे में इस पूरे एरिया में इन्फ्लामेशन हो जाता है, बड़े में जहां तक सिर्फ पैलेटाइन टॉन्सिल का इन्फ्लामेशन होता है, बच्चे में पैलेटाइन के साथ साथ लिंगुअल में भी और साथ साथ फेरिंजियल टॉन्सिल्स यानी एडिनॉइड्स में भी इन्फ्लामेशन हो जाते हैं। होना भी चाहिए, क्योंकि उसके ऊपर हमले कुछ ज्यादा ही होते हैं। तो ये एक उपयोगिता यहां से आपको मैंने समझाई, व्हाट इज वाल्डेयर्स रिंग। चलिए मैं थोड़ा सा लेवलिंग कर देता हूं, उसके बाद मैं टंग के एंटीरियर पोर्शन पर सीधे जंप करता हूं। तो 3 टॉन्सिल क्या क्या थे? ये जो टॉन्सिल दिख रहे हैं इसका नाम है पैलेटाइन टॉन्सिल, टी4 टॉन्सिल। ये जो टॉन्सिल दिख रहे हैं इसका नाम है, इसे हम लोग कहते हैं लिंगुअल टॉन्सिल। और ये जो टॉन्सिल दिख रहे हैं इसका नाम है फेरिंजियल टॉन्सिल, और इसी फेरिंजियल टॉन्सिल्स को हम लोग एडिनॉइड्स भी कहते हैं। मेरे ख्याल से पोर्शन हम लोग का समाप्त हो गया। अब हम लोग को टंग के एंटीरियर पोर्शन की शुरुआत करनी चाहिए, टंग के एंटीरियर टूथ पोर्शन। तो मैं उसको सिर्फ सेपरेटली अलग से बनाता हूं। चलिए मैं एक वर्ड लिखता हूं, दिस इज कॉल्ड पैपिला। पहले मैं 3 नाम यहां पर लिखूंगा, फिर सबको इलैबोरेट करता हूं। एक का नाम होगा सर्कमवैलेट पैपिला, सर्कमवैलेट पैपिला, पी फॉर पैपिला। दूसरे का नाम रखेंगे फंगीफॉर्म पैपिला, और तीसरे का नाम रखेंगे फिलीफॉर्म पैपिला। तो पैपिला हम लोग पढ़ रहे हैं। टंग के ये कौन सा सरफेस है? टंग का ऊपर का सरफेस है ना, और टंग के ऊपर का सरफेस को क्या कहेंगे? इस सरफेस को हम लोग कहते हैं डॉर्सल सरफेस ऑफ टंग। तो टंग के इस ऊपर के सरफेस डॉर्सल सरफेस ऑफ टंग, जो कि मिरर में बहुत आसानी से सबको नजर आता है। इस हिस्से में क्या होते हैं? इस हिस्से में कुछ खास स्ट्रक्चर, जैसे टंग के पिछले हिस्से में क्या थे? टॉन्सिल जैसे कुछ स्ट्रक्चर थे, कुछ छोटे छोटे गोलीनुमा स्ट्रक्चर नजर आते थे, उसको हम लोग टॉन्सिल्स बुलाते थे। वैसे ही टंग के अगले हिस्से में भी छोटे छोटे कुछ फोड़े से नजर आएंगे, छोटे से फुंसी से नजर आएंगे, इसको नाम क्या देंगे? इसका नाम देंगे पैपिला। तो पहले देखते हैं कि जो 3 तरीके के पैपिला है कहां कहां है। जो सल्कस टर्मिनालिस है ना, सल्कस टर्मिनालिस के ठीक आगे 10 से 12 के आसपास, सल्कस टर्मिनालिस के ठीक आगे 10 से 12 के आसपास सबसे बड़े साइज के थोड़े से सूजे हुए हिस्से नजर आएंगे, इसी का नाम रखेंगे हम लोग सर्कमवैलेट पैपिला। ये सर्कमवैलेट है। फिर से और टंग के साइड के हिस्से को, साइड के हिस्से और टिप, साइड के हिस्से और टिप, तो साइड को क्या कहते हैं? साइड को कहते हैं लैटरल। तो टंग के लैटरली पोर्शन और टंग के टिप पर इसकी तुलना में छोटे छोटे कुछ स्ट्रक्चर्स नजर आएंगे, इसका नाम रखेंगे, इसी को कहेंगे हम लोग फंगीफॉर्म पैपिला। ये है फंगीफॉर्म पैपिला।
अब बीच का जो भी हिस्सा बच गया, इस बीच के हिस्से में सबसे छोटे साइज के कुछ डॉट्स जैसे स्ट्रक्चर नजर आएंगे, काफी फाइन दानेदार स्ट्रक्चर, ग्रैन्यूल जैसे नजर आएंगे, सबसे छोटे साइज के हैं। इसका नाम रखेंगे फिलीफॉर्म पेपिला। तो ये देखिए जो 3 नाम मैंने लिखे हैं वो तीनों नाम की जगह मैंने बता दिए। अभी हम लोग डिटेल में देखेंगे पेपिला क्या है। बहुत डिटेल की जरूरत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा डिटेल में कर दूंगा। पेपिला क्या है? पेपिला क्या है? टंग के एंटीरियर 2/3 पोर्शन के ऊपर के सरफेस मतलब डॉर्सल सरफेस पाए जाने वाले कुछ इरप्शंस हैं, कुछ उभार हैं। सबसे बड़े साइज के जो होते हैं उसका नाम होता है सर्कमवैलेट पेपिला। अब मैं क्लियर कर रहा हूं कहां पर सबसे बड़े साइज के जो उसका नाम है सर्कमवैलेट पेपिला। कहां पर है? सल्कस टर्मिनलिस के ठीक आगे हैं। कैसे अरेंज हैं? ए शिफ्ड स्ट्रक्चर में अरेंज हैं। संख्या कितनी है? 8 से 12 के आसपास इसकी संख्या होती होगी, क्योंकि बड़े साइज के हैं तो इसलिए कम ही हटेंगे। फिनिश हो गया। अगर इसको हम लोग एक मान लेते हैं, इसमें से हमने क्या किया, एक सर्कमवैलेट पेपिला को इस तरीके से हम मान लेते हैं, हमने बाहर निकाला और बाहर निकाल के उसके स्ट्रक्चर को यहां पर ड्रॉ करेंगे तो कैसा दिखेगा? आपने देखा होगा जिस तरीके से स्किन पर छोटे से फोड़े निकल जाते हैं, स्किन पर जिस तरीके से छोटे से फोड़े या फुंसी निकल जाते हैं, एग्जैक्टली वैसा ही स्ट्रक्चर दिखेगा। तो हमने क्या किया, यहां से एक सर्कमवैलेट पेपिला को निकाला और लेकर मैंने क्या किया, उसके स्ट्रक्चर को यहां पर ड्रॉ किया। तो मैंने पहले ही कह दिया कैसा दिखेगा, एक फोड़े के समान दिखेगा। अब एक काम करते हैं, इसका एक सेक्शन बाहर से मुझे सिर्फ एक फोड़ा सा स्ट्रक्चर दिख रहा है, एक ब्लिस्टर नजर आ रहा है, लेकिन क्या करना है, इसके अंदर क्या है अगर देखना है तो मुझे क्या करना होगा, इसका एक सेक्शन लेना होगा। और जैसे ही इसका सेक्शन हम लोग इस तरीके से कट करेंगे, इसके अंदर कुछ खास स्ट्रक्चर्स नजर आएंगे। इसके अंदर कुछ स्पिंडल शेप्ड, इस तरीके के सेल को कहा जाता है स्पिंडल शेप्ड सेल। इसे स्पिंडल शेप्ड भी कहते हैं, इसे फ्यूसिवॉर्म भी कहते हैं, है ना। तो इसके अंदर क्या नजर आएंगे, इसे कॉनिकल भी कहते हैं। हालांकि यहां पे बेहतरीन होगा आप स्पिंडल शेप्ड शब्द का प्रयोग करें। तो मैंने क्या किया, सर्कमवैलेट पेपिला का सेक्शन ले लिया। जैसे ही सेक्शन लिया, इसके अंदर क्या नजर आए, इसके अंदर इस तरीके के सेल्स, जिसको हम लोग स्पिंडल शेप्ड सेल्स कहते हैं, बिल्कुल पूरी तरीके से भरे हुए नजर आ रहे हैं, बिल्कुल पूरी तरीके से इस तरीके से भरे हुए इस तरीके से नजर आ रहे हैं। क्लियर है? लेकिन इन सेल्स के ऊपर में क्या होगा, इन सेल्स के ऊपर में कुछ हेयर जैसे स्ट्रक्चर होते हैं। इन सेल्स के ऊपर में क्या होते हैं, कुछ हेयर जैसे स्ट्रक्चर होते हैं। सेंसरी हेयर्स हैं, सेंसरी हेयर्स हैं। और इस पूरे सेल का नाम बदल गया। जो स्पिंडल शेप्ड सेल है, इसके ऊपर में कुछ सेंसरी हेयर्स हैं, और सिर्फ ऊपर में सेंसरी हेयर्स तो हैं, लेकिन नीचे से भी क्या है, नीचे से न्यूरॉन्स से कनेक्टेड है। यानी जितने सेल्स हैं नीचे किससे कनेक्टेड है, नीचे वो न्यूरॉन्स से कनेक्टेड है। और ये न्यूरॉन्स किधर की तरफ चले जाते हैं, ये ब्रेन की तरफ सिग्नल को लेकर चले जाते हैं। तो ये जो पूरे स्ट्रक्चर का नाम क्या था, पेपिला। पेपिला के अंदर मुझे क्या दिखे, स्पिंडल शेप्ड सेल दिखे। और इन्हीं स्पिंडल शेप्ड सेल्स को क्या कहते हैं, इन्हीं सेल्स को हम लोग नाम देते हैं गस्टैटोरिसेप्टर। आम बोलचाल की भाषा में इसको हम लोग कहते हैं टेस्ट बर्ड्स, है ना। यानी ये जो स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं क्या है, इसके अंदर भरे पड़े हैं, पेपिला के अंदर भरे पड़े हैं टेस्ट बर्ड्स। टेस्ट बर्ड्स को हम लोग कहते हैं गस्टैटोरिसेप्टर्स। उसमें ऊपर की तरफ क्या है, सेंसरी हेयर्स, और नीचे की तरफ क्या है, न्यूरॉन्स हैं। क्या करते होंगे, तो टेस्ट के सिग्नल को कैच करते हैं। फिनिश हो गया, सर्कमवैलेट पेपिला, इतना बोलना काफी है। उसके बाद आते हैं हम लोग फंगीफॉर्म पेपिला। ये जो टंग के लैटरल पोर्शन और टिप और फिर से लैटरल पोर्शन पे ये जो पेपिला है वो फंगीफॉर्म पेपिला कहे जाते हैं। देखने पर भी क्या नजर आ रहे हैं, देखने पर भी वो सर्कमवैलेट पेपिला की तुलना में साइज में छोटे नजर आ रहे हैं। ओब्वियसली साइज में छोटे हैं तो संख्या में काफी ज्यादा भी नजर आ रहे हैं। पोजीशन तो ऑलरेडी मैंने बता दिया, दे आर प्रेजेंट ऑन द लैटरल पोर्शन ऑफ टंग एज वेल एज एट द टिप ऑफ टंग। पोजीशन मैंने बता दिया। लेकिन सवाल उठता है कि इसका नाम फंगीफॉर्म पेपिला क्यों पड़ा। फंगीफॉर्म पेपिला इसलिए पड़ा क्योंकि देखने में कैसे दिखेंगे, मशरूम शेप्ड दिखेंगे। मशरूम क्या होता है मेरे ख्याल से आप जानते हैं, ऊपर का हिस्सा कैसा होता है मशरूम में, मशरूम में ऊपर का हिस्सा होता है एक्सपैंडेड और नीचे का हिस्सा थोड़ा सा पतला हो जाता है, लाइक दिस। लेकिन अगर आप इसका भी सेक्शन कट करें, इसका भी सेक्शन कट करें तो सेम हालचाल, इसके अंदर भी गस्टैटोरिसेप्टर्स या टेस्ट बर्ड्स क्या है, भरे पड़े हैं। और इनके ऊपर में क्या है, सेंसरी हेयर्स, और नीचे से इसका संपर्क किससे है, तो नीचे इसका संपर्क न्यूरॉन से है। फिनिश। ये भी सेम काम करते हैं, टेस्ट को कैच करते हैं। स्ट्रक्चर बदल गया, पोजीशन बदल गया, नाम बदल गया, काम देखिए, टेस्ट को कैच करना। अब आते हैं सबसे छोटे साइज के हैं, सबसे छोटे साइज के कहां पर हैं, टंग के बिल्कुल बीच के एरिया में, बिल्कुल चारों तरफ फैले पड़े हैं। सबसे छोटे साइज के हैं, इसलिए सबसे ज्यादा संख्या में भी होंगे। तो मोस्ट एबंडेंट है, स्मॉलेस्ट है, टंग के मिडिल पोर्शन में है, इसका नाम रखेंगे फिलीफॉर्म पेपिला। इसमें से क्या करते हैं, किसी भी एक पेपिला को निकाल लेते हैं और उसके स्ट्रक्चर को बनाएंगे तो काफी छोटे साइज का तंबूनुमा स्ट्रक्चर नजर आएगा। टेंट जिस तरीके से ऐसे होता है ना, काफी छोटे साइज का तंबूनुमा स्ट्रक्चर नजर आएगा। इसको हम लोग कॉनिकल इन शेप कहा करते हैं, इसको हम लोग कहा करते हैं कॉनिकल इन शेप, इसको कहा करेंगे कॉनिकल इन शेप। और क्योंकि काफी छोटे साइज के हैं, हाँ, इनके अंदर भी टेस्ट बर्ड्स है,
जितने पेपिला हैं सभी पेपिला के अंदर क्या है, सभी पेपिला के अंदर टेस्ट बर्ड्स हैं। लेकिन क्योंकि फिलीफॉर्म पेपिला सबसे छोटे साइज के हैं, इसलिए ऐसा हो सकता है कि कुछ के अंदर टेस्ट बर्ड्स ना हो, ये पॉसिबल है। लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं सर्कमवैलेट के अंदर भी टेस्ट बर्ड्स भरे पड़े हैं, फंगीफॉर्म में भरे पड़े हैं, और फिलीफॉर्म के अंदर भी टेस्ट बर्ड्स मतलब गस्ट्रेटो रिसेप्टर्स भरे पड़े हैं। लेकिन ये हो सकता है कि कई सारे फिलीफॉर्म ऐसे हों, सबसे छोटे साइज के हैं, हो सकता है उसके अंदर अभी टेस्ट बर्ड्स डेवलप ना हुआ हो या डेवलप हो रहा हो, यानी फिलहाल नजर ना आए। तो ये समझने की कभी गलती ना कीजिएगा कि फिलीफॉर्म के अंदर टेस्ट बर्ड्स नहीं होते, ये गलत सिग्नल है। और ये गलत सिग्नल कहां से आता है, खुद एनसीईआरटी के एक लाइन से आता है जिसमें लिखता है कि सम ऑफ दिस पेपिला बियर्स टेस्ट बर्ड्स। अक्सर स्टूडेंट इसको एक इशू बना लेते हैं, है ना। एनसीईआरटी में लाइन क्या लिखा है, कह रहा है कि सम ऑफ दिस पेपिला दे बियर टेस्ट बर्ड। उस लाइन को पढ़ने पर ऐसा महसूस होता है जैसे कि वो ये कहने की कोशिश कर रहा है कि जो 3 तरीके के पेपिला हैं, इसमें से कुछ पेपिला के पास ही टेस्ट बर्ड्स हैं। और जनरली स्टूडेंट्स इसको इमेजिन कर लेते हैं कि फिलीफॉर्म छोटे हैं, और शायद कई सारी किताबों में लिख भी दिया है कि फिलीफॉर्म के अंदर टेस्ट बर्ड्स नहीं होते। ये उनकी बेवकूफी है। तो सम ऑफ दिस पेपिला टेस्ट बर्ड्स का मतलब ये नहीं था कि फिलीफॉर्म के पास टेस्ट बर्ड्स बिल्कुल नहीं है और इन दोनों के पास पूरा है, बल्कि इसका मतलब ये था कि जितने पेपिला है सबके अंदर टेस्ट बर्ड्स हैं, लेकिन कुछ फिलीफॉर्म, ओब्वियसली फिलीफॉर्म छोटे हैं, हो सकता है उसके अंदर भी टेस्ट बर्ड्स डेवलप हो रहे हों, या काफी कम संख्या में है, या विजिबल नहीं है, इट्स पॉसिबल। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इसके अंदर पेपिला नहीं है। दैट्स ऑल, इतना ही पढ़ना है आपको पेपिला में। तो 3 तरीके के पेपिला मैंने बताया, तो उसके पोजीशन को मैंने क्लियर किया, उसके स्ट्रक्चर को क्लियर किया, उसके अंदर क्या है उसको भी मैंने बता दिया। तो ये है उसमें, और इनके जो सेंसरी हेयर्स होते हैं वो पेपिला से बाहर निकले रहते हैं, क्योंकि उसको तो टेस्ट को कैच करना है। पेपिला के अंदर तो भले सेल पेपिला के अंदर भरे पड़े हैं, लेकिन उसके जो सेंसरी हेयर्स होते हैं वो बाहर की तरफ एक्सपोज्ड रहते हैं। तो वो इस तरीके से हम लोग बना सकते हैं। तो ये पोर्शन हमने फिनिश किया। यहीं से एक क्वेश्चन नर्वस सिस्टम के हिसाब से भी जुड़ा हुआ अक्सर मिल जाता है कि टंग के कौन से हिस्से किस टेस्ट के लिए सेंसिटिव है। हालांकि उसको नर्वस सिस्टम में भी सुन सकते हैं, लेकिन चलिए यहीं पर पढ़ लेते हैं क्योंकि मैंने इसको बताया ही है। चलिए एक इमेज मैं बनाता हूं। अगला मैं टंग के 4 इमेज को बना लेता हूं, है ना। टंग के 4 इमेज को बना लेता हूं, उसी में क्लियर हो जाएगा। ये रहा टंग का 1 इमेज, ये रहा टंग का दूसरा इमेज, ये रहा टंग की तीसरी इमेज, और ये रहा टंग की चौथी इमेज। सभी में मैं करता हूं सर्कस टर्मिनालिस को मैंने इस तरीके से ड्रॉ कर लिया। सभी मैंने इसको ड्रॉ कर लिया सर्कस टर्मिनालिस। अब देखते हैं कि टंग के कौन से हिस्से किस टेस्ट के लिए सेंसिटिव हैं। टंग का जो अगला हिस्सा है ये स्वीट के लिए सेंसिटिव होता है। स्वीट लिख देते हैं, दैट मीन्स मीठा। टंग के लैटरल पोर्शन और टिप, टंग के लैटरल पोर्शन और टिप, टंग के लैटरल पोर्शन और टिप, ये किसके लिए सेंसिटिव हैं? ये सेंसिटिव होते हैं सॉल्ट के लिए, सॉल्टी, नमकीन के लिए। तो लिख देते हैं हम लोग नमकीन, सॉल्टी। टंग का जो लैटरल पोर्शन है, सिर्फ लैटरल, इसमें टिप नहीं आएगा। टंग का जो लैटरल पोर्शन है ये किसके लिए सेंसिटिव है? ये सेंसिटिव है सावर, सावर मतलब खट्टा। और टंग का पिछला हिस्सा, इतने दूर का हिस्सा, ये किस टेस्ट के लिए सेंसिटिव है? ये सेंसिटिव है चौथे टेस्ट के लिए। हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं बिटर। बिटर मतलब कड़वा। तो टंग के 4 हिस्से 4 तरीके के टेस्ट के लिए यहां पर सेंसिटिव नजर आ रहे हैं। एक है स्वीट, एक है सॉल्टी, एक है सावर, एक है बिटर। ये 4 तरीके के टेस्ट नजर आ रहे हैं। लेकिन इमेजिन कीजिए, क्या इस टेस्ट के सिग्नल से क्या ये नहीं समझ में आ रहा कि कौन से पेपिला किस टेस्ट के लिए सेंसिटिव है? मेरे ख्याल से बहुत आसानी से समझ में आ रहा है। चलिए देखते हैं कैसे। मैंने कहा कि टंग का ये हिस्सा स्वीट के लिए सेंसिटिव है। अब आप इस इमेज में देख लीजिए ना कि इस इमेज में कौन कौन से पेपिला हैं। इस इमेज में अगर देखा जाए तो इतने दूर के हिस्से में फंगीफॉर्म भी है, फिलीफॉर्म भी है। मतलब फंगीफॉर्म फिलीफॉर्म की वजह से क्या आ रहा है? स्वीट। उसी तरीके से मैंने कहा कि टंग के लैटरल और टिप सेंसिटिव किसके लिए है? तो सॉल्ट के लिए है। तो जरा सोचिए, सॉल्ट, तो वो जिस हिस्से को मैंने ड्रॉ किया है वहां पर कौन से पेपिला है? वहां पर सिर्फ और सिर्फ फंगीफॉर्म पेपिला है। उसी तरीके से टंग के सिर्फ साइड के हिस्से के लिए मैंने कहा कि सावर के लिए सेंसिटिव है। यहां कौन से हैं? यहां पर भी सिर्फ और सिर्फ फंगीफॉर्म पेपिला है। और पिछले इतने दूर के हिस्से को मैंने कहा कि बिटर के लिए सेंसिटिव है। तो इमेजिन कीजिए इतने दूर में कितने सारे पेपिला हैं। इतने दूर में तो तीनों तरीके के पेपिला है। इसमें सर्कमवैलेट भी है, फंगीफॉर्म भी है और फिलीफॉर्म भी है इतने दूर में, जो कि बिटर के लिए सेंसिटिव है। यानी कि बिटर एक ऐसा टेस्ट है जिसके लिए तीनों तरीके के पेपिला के अंदर मौजूद टेस्ट बर्ड्स सेंसिटिव होते हैं, और तभी जाके बिटर नाम का टेस्ट क्रिएट होता है। तो इट इज नथिंग बट ए कंफ्यूज्ड स्टेट ऑफ माइंड।
ऐसा क्यों? क्योंकि अगर तीनों पैपिला अगर एक साथ एक्साइट हो जाएंगे तो एक ट्रू सिग्नल तो नहीं भेजेंगे, ब्रेन के एक कंफ्यूज स्टेट को भी अक्सर बीटा टेस्ट कहा जाता है। उतना पूछता नहीं, लेकिन चलिए इस इमेज का से कहीं भी आपका अगर सामना हो जाए, इस इमेज से कहीं भी सामना हो जाए तो उसका मतलब यही निकलता है। चलिए हम लोग ने टंग को समाप्त कर लिया। अब जिस पोर्शन पर वर्ड है उसका नाम क्या होगा? उस पोर्शन को हम लोग कहेंगे टिथ। बायोम, अगर आपका सपना है डॉक्टर बनने का तो ये सपना पूरा करेगा बायोम इंस्टीट्यूट। आज ही अंदर ज्वाइन के करें स्पेस को लोग क्या नाम देते थे? टोली इस स्पेस को शिवपुरी नाम देते थे तिलबन बकल कॉलोनी रांची। कैविटी। अब बकल कैविटी की बाउंड्री हम लोग पढ़ रहे थे, तो बकल कैविटी की बाउंड्री में ऊपर की तरफ क्या था? पैलेट, पढ़ चुके हैं। नीचे की तरफ क्या था? टंग, पढ़ चुके हैं। लेकिन अब देखना है साइड, सामने की तरफ और साइड की तरफ क्या है? तो टीथ विद गम्स, यानी अगला जो टॉपिक हम लोग सुनने वाला है ये क्या है? दांत पढ़ेंगे हम लोग, टीथ के स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे और टाइप्स को पढ़ेंगे, या जो भी क्वेश्चन इसमें दिख रहा है उसे हम लोग इलैबोरेट करेंगे। चलिए मैं कुछ क्वेश्चंस देख ले रहा हूं, मुझे कुछ क्वेश्चंस नजर आ रहे हैं। थोड़ा सा ऊपर कीजिए तो सर, लिखा है कुछ क्वेश्चन है, एक कितना उसको ट्रीट कैसे कर सकते हैं, थोड़ा और ऊपर, और कुछ नहीं है क्वेश्चन, हो गया, ठीक ठीक ठीक। जैसे एक क्वेश्चन जैसे मुझे बीच में मिल रहा है, मेरा ध्यान अभी गया आपके स्क्रीन के ऊपर, जो भी क्वेरी हो आप जरूर पूछ सकते हैं कंसर्न क्लास से। आपने क्वेश्चन पूछा है कि तो सर उसको क्योर कैसे कर सकते हैं। सिंपल सी बात है, इन्फेक्शन है और टॉन्सिल्स के जो इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन होते हैं बैक्टीरियल ऑरिजिन के होते हैं। दैट मीन्स बैक्टीरिया के इन्फेक्शन की वजह से टॉन्सिल्स में इन्फ्लामेशन हुआ होगा, जिसको हम लोग कहते हैं टॉन्सिलाइटिस। और बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने का सबसे आसान तरीका क्या होता है? एंटी बैक्टीरियल्स, बैक्टीरिया को मारना है या उसे समाप्त करना है किसी भी तरीके से, तो बैक्टीरिया को समाप्त करने वाले को हम लोग कहते हैं एंटीबैक्टीरियल्स, एंड दीज एंटीबैक्टीरियल्स आर कॉमनली नोन एज एंटीबायोटिक्स। तो ऑब्वियसली एंटीबायोटिक्स का प्रयोग करके इन बैक्टीरियल ऑरिजिन को के केसेस को ठीक किया जा सकता है। तो ये देखिए मैंने आपका यहाँ पर जवाब दिया। तो चलिए आगे हम लोग शुरुआत करते हैं। हम लोग क्या पढ़ना है? हम लोग पढ़ना है टिथ। चलिए दांत से हम लोग शुरुआत करते हैं। टिथ, एनसीईआरटी में देखा जाए ना, दांत यानी टिथ को टोटल 3 ही वर्ड्स में लपेटने की कोशिश करता है। सिर्फ 3 ही वर्ड है, लेकिन उस 3 वर्ड के पीछे कई सारे लाइन छुपे हुए हैं। तो चलिए मैं उन 3 वर्ड्स को पहले लिखता हूं। पहला वर्ड क्या लिख रहा है? पहला वर्ड यहां पर लिखता है थिकोडोंट। पहला वर्ड लिखता है थिकोडोंट। दूसरा वर्ड लिखता है हेट्रोडोंट, हेट्रोडोंट। और तीसरा वर्ड क्या लिखता है? तीसरा वर्ड लिखता है बाइफ्यूडोंट, बाइफ्यूडोंट। और इसी बाइफ्यूडोंट को आप डाइफ्यूडोंट भी बोल सकते हैं। एक ही चीज होता है, कोई अंतर नहीं, क्योंकि बाई या डाई दोनों का मतलब 2 ही होता है। क्लियर है? तो एनसीईआरटी में 3 ही शब्द में दांत को लपेट रहा है, थिकोडोंट, हेट्रोडोंट एंड बाइफ्यूडोंट। चलिए तीनों को देखते हैं। व्हाट इज थिकोडोंट? पहले मैं इंग्लिश में एक लाइन तेजी से बोल देता हूं, फिर उसको क्लियर कर लेते हैं। ईच एंड एवरी टीथ इन आवर माउथ, दे आर वेरी वेल प्लेस्ड, वे आर स्ट्रांगली प्लेस्ड विद द हेल्प ऑफ गम्स। और इसी कंडीशन को थिकोडोंट कहते हैं। सिंपल है, हम लोग जानते हैं कि हमारे माउथ के अंदर जो दांत है, पहले तो देखा जाए दांत जुड़े हुए किस जगह से, तो अपर जॉ को क्या कहते हैं लोग? मैक्सिला, उससे भी दांत जुड़े हुए हैं। और लोअर जॉ को क्या कहते हैं? मैंडिबल, इससे भी दांत इस तरीके से जुड़े हुए हैं। यानी जो दांत जुड़े हुए हैं कैसे जुड़े हुए हैं? अपर जो मैक्सिला में भी और लोअर जो मैंडिबल में भी जुड़े हुए हैं। कैसे? यानी जो अपर जो जिसको हम मैक्सिला कहते हैं उसमें कुछ गड्ढे होते होंगे, पहले तो नेचुरली गड्ढे होते होंगे। उसी तरीके से लोअर जो जिसको मैंडिबल कहते हैं उसमें भी नेचुरली कुछ गड्ढे होते होंगे, है ना, जिसके अंदर दांत फिट करेंगे हम लोग, या दांत फिक्स है ना। तो जो गड्ढे होते हैं, पहले उन गड्ढे का कुछ तो नाम देंगे। तो अपर जॉ के अंदर जो गड्ढे हैं या लोअर जॉ के अंदर जो गड्ढे हैं जिसके अंदर दांत फिक्स हैं, उन गड्ढों को क्या कहते हैं? उन गड्ढों को 2-3 नाम दे सकते हैं। पहला तो हम लोग कह सकते हैं सॉकेट्स फॉर टीथ, दांत को रखने के लिए, दांत को बैठाने के सॉकेट्स हैं, दांत उसी जगह फिक्स हैं, तो सॉकेट्स फॉर टीथ। इसी को हम लोग जॉ सॉकेट्स भी कह सकते हैं, जबड़े में पाया गया सॉकेट है इसलिए इसको जॉ सॉकेट कहेंगे। लेकिन इन जॉ सॉकेट्स का एक स्पेशल नाम और भी होता है, उसे हम लोग कहते हैं एल्वियोली। उसका नाम क्या होता है? उसका नाम होता है एल्वियोली। देखिए अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कई लोग यहाँ पर, एल्वियोली शब्द तो हम लोगों ने लंग्स में पढ़ा है। एल्वियोली शब्द आपको टोटल मिलाकर 3 जगह पर पढ़ने का मौका मिलता है। एल्वियोली आपको 3 जगह पढ़ने का मौका मिलेगा। पहला लंग्स के अंदर एल्वियोली है, दूसरा मैमरी ग्लैंड, जब आप फीमेल से पढ़ेंगे तो मैमरी ग्लैंड्स के अंदर जहां पर मिल्क की प्रोडक्शन होती है उस स्ट्रक्चर को भी एल्वियोली कहते हैं। यानी लंग्स के अंदर एल्वियोली है जहां एक्सचेंज ऑफ गैस होगा। फीमेल्स में मैमरी ग्लैंड्स के अंदर एल्वियोली है
जहां पर मिल्क की फॉर्मेशन होगी, और ये वो सॉकेट्स जो कि हमारे ऊपरी और निचले जबड़े में है, जिसमें दांत फिट किए हुए हैं, दांत फिक्स हैं, उन सॉकेट्स को भी एल्वेली ही कहा जाता है। इसलिए कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछ दिए एल्वेली किसे कहते हैं, ऑल दिस थ्री आर ट्रू, यानी ऑल ऑफ दीज अगर ऑप्शन हो तीनों के साथ साथ, तो दैट इज ऑथेंटिक, वो सही हो जाएगा। तो चलिए, मैंने थिकोडोंट आपको लगभग समझा दिया है, फिर से मैं हिंदी बोलता हूं। तो हमारे जबड़े में, अपर जबड़े में और लोअर जबड़े, इसको मैक्सिला मैंडिबल कहते हैं, उसमें क्या है, गड्ढे हैं, सॉकेट्स हैं। इन सॉकेट्स को हम लोग जॉ सॉकेट्स या एल्वेली बुला रहे हैं, और इन्हीं जॉ सॉकेट से एल्वेली में हमारे दांत क्या हैं, बहुत अच्छे से फिट हैं। किसकी मदद से फिक्स किए हुए हैं, मसूड़े, दैट मींस गम्स की मदद से फिक्स किए हुए हैं। और इसी अरेंजमेंट को हम लोग कहते हैं थिकोडोंट। थिकोडोंट का मतलब है काफी मजबूती से दांत को जकड़ करके रखा गया है, इसी अरेंजमेंट को कहते हैं थिकोडोंट। खत्म हो गया, इसमें कुछ नहीं पूछ रहा। सेकंड आते हैं हेट्रोडोंट। हेट्रो शब्द का मतलब तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं। हेट्रो का मतलब क्या होता है, हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट। हमारे माउथ के अंदर ना 4 अलग अलग तरीके के दिखने वाले दांत है। 4 अलग अलग तरीके के दिखने वाले अगर दांत है, तो बेसिकली चारों के नामकरण अलग अलग होते होंगे, लगभग काम भी अलग अलग होते ही होंगे। तो चलिए, तो मैं एक काम करता हूं, पहले दांतों का नाम लिखता हूं। हमारे इस माउथ के अंदर हेट्रो मतलब क्या होता है, डिफरेंट। 4 अलग अलग नाम के दांत हैं, मतलब उनके स्ट्रक्चर अलग अलग है। पहले तरीके के दांत को हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग कहेंगे इंसीजर्स, छोटा में लिखा करेंगे आई। दूसरे तरीके के दांत को क्या कहा करेंगे, कहेंगे कैनाइंस, छोटा में लिखा करेंगे सी। तीसरे तरीके के दांत को हम लोग कहा करेंगे प्रीमोलर्स, प्रीमोलर, छोटा में क्या लिखेंगे, पीएम, प्रीमोलर्स। और चौथा तरीके के दांत को हम लोग कहेंगे मोलर्स, छोटा में क्या लिखेंगे, एम। यानी कि 4 तरीके के दांत हमारे माउथ में है, इंसीजर्स, कैनाइंस, प्रीमोलर्स और मोलर। पहले तो ये देखना होगा कि दांत किस तरीके से अरेंज है, फिर इसके स्ट्रक्चर पर थोड़ा सा चलते हैं। सामने से बढ़ना है, किन्हीं भी दांतों की अगर सीरीज है ना, सामने से शुरू होकर साइड की तरफ बढ़ना है, सामने से शुरू होकर साइड की तरफ बढ़ना है। तो बिल्कुल सामने की तरफ जो दांत नजर आते हैं ना, इसे हम लोग कहते हैं इंसीजर, आई। उसके बगल में जो दांत नजर आते हैं उसको हम लोग कहते हैं कैनाइन, सी। उसके भी अंदर की तरफ जो दांत नजर आते हैं उसको हम लोग कहते हैं प्रीमोलर्स, मतलब मोलर, सॉरी प्रीमोलर्स मतलब पीएम। और सबसे आखिरी में जो दांत नजर आते हैं उसको हम लोग कहते हैं मोलर्स, मतलब एम। यानी आगे से अगर साइड की तरफ जाएंगे, बीचों बीच से लेकर मेडियल, बीचों बीच को क्या कहते हैं, मेडियन कहते हैं या मेडियल कहते हैं। तो मेडियन या मेडियल से लैटरल साइड की तरफ जाएंगे तो क्या दांत आएंगे, इंसीजर, फिर कैनाइन, फिर प्रीमोलर्स और फिर आएंगे मोलर्स। यही तो है हेट्रोडोंट, 4 अलग अलग तरीके के दांत। तो चलिए चारों को हल्का हल्का थोड़ा सा एक एक लाइन, 2-2 लाइन और इलेबोरेट करते हैं। तो सबसे सामने के जो दांत है, जिसको हम लोग इंसीजर्स नाम दे रहे हैं, आपने देखा होगा मिरर में, वो दांत बहुत अच्छे से विजिबल है ना। तो सामने से जो दांत विजिबल हो कैसे दिखते हैं, सामने से जो दांत आप देखेंगे वो इस तरीके से विजिबल है, बिल्कुल काफी लंबे से, नीचे से मार्जिन काफी लंबी सी यहां पर होती है ना, थोड़े चौड़े से भी होते हैं। इस तरीके के दांत हैं, इसे हम लोग नाम देंगे इंसीजर्स। क्वेश्चन पूछा, मान लेते हैं इसकी शेप कैसी है, तो शेप क्या कहते हैं, इसको कहा जाता है काइसल शेप्ड। तो इंसीजर कैसे दिखते हैं, इंसीजर दिखते हैं काइसल शेप्ड, काइसल शेप्ड। काइसल एग्जैक्टली जहां तक मुझे ध्यान है, काइसल हम लोग कुदाल वगैरह को भी कहा करते हैं, है ना। जो कुदाल जिससे मिट्टी को काटा जाता है, एग्जैक्टली उसे भी काइसल कहते हैं, क्योंकि इसका शेप वैसा ही है, इसलिए हम लोग इसे काइसल शेप्ड कह सकते हैं। बाद में देखेंगे इसका प्रयोग क्या करेंगे। तब तक आते कैनाइंस। लेकिन इंसीजर्स के बगल में जो दांत है, आपने देखा होगा, वो काफी पॉइंटेड होते हैं, उसका नीचे का हिस्सा शार्प नहीं होता। इंसीजर में तो नीचे का हिस्सा काफी शार्प है, काफी तेज है, लाइक ब्लेड। लेकिन उसके बाद साइड में जो बीचों बीच इंसीजर के बगल में जो दांत हैं, वो नीचे की तरफ बिल्कुल पॉइंटेड होते हैं। यानी उन दांतों को अगर आप देखेंगे तो ऐसा कुछ नजर आएगा, पॉइंट बिल्कुल नीचे की तरफ पॉइंट नजर आएगा। इस तरीके के पॉइंटेड दांत के शेप को क्या कहेंगे, इस तरीके के शेप को कहा जाता है डैगर शेप्ड। डैगर मतलब खंजर, है ना, DAGGER, डैगर शेप्ड। डैगर मतलब खंजर, जिससे मर्डर वगैरह होता होगा, एग्जैक्टली पॉइंटेड है। उसके बाद के जो दांत उसको लोग क्या कहते हैं हम लोग, प्रीमोलर्स। उसके बाद वाले को मोलर्स, है ना। उसके बाद प्रीमोलर्स और मोलर्स। तो एग्जैक्टली प्रीमोलर्स और मोलर्स को सामने से देख पाना पॉसिबल नहीं है। लेकिन इमेजिन कीजिए किसी व्यक्ति के ऊपर के प्रीमोलर को हमने बाहर निकाला, या मोलर को बाहर निकाला, और बाहर निकालकर उसे मैंने इस तरीके से आपको दिखाने की कोशिश करी। इमेजिन करना होगा थोड़ा सा यहां पर, है ना। ये ऊपर की तरफ मान लिया प्रीमोलर है, मोलर भी है, बाद में नीचे भी है, ऑब्वियसली नीचे भी है। थोड़ा सा व्यू आप जैसे भी इमेजिन कर सके, दैट इज बेटर। तो हमने क्या किया, प्रीमोलर और मोलर को ऊपर से निकाला, और निकालने के बाद उसके व्यू को आपके तरफ कर दिया, जिससे हम लोग भोजन चबाते हैं। ये नीचे से भी कर सकते थे, नीचे से भी हम लोग प्रीमोलर और मोलर को निकालते, और निकालने के बाद उसके व्यू को आपके तरफ कर देंगे। कैसा दिखता है, तो क्या नजर आएगा, इसमें कुछ रिंग नजर आएंगे।
प्री मोलर्स को देखेंगे ऐसे 2 रिंग्स नजर आएंगे, और आप मोलर्स को देखेंगे तो उसमें रिंग्स कितने नजर आएंगे? रिंग्स नजर आएंगे 4। इन रिंग्स को क्या कहते हैं? रिंग्स को हम लोग कहते हैं कस्प, CUSP, कस्प। देखिए कस्प शब्द आपने हार्ट में सुने हुए हैं, ट्राइकस्पिड वॉल्व, बाइकस्पिड वॉल्व, ऐसे किसी भी रिंग नुमा स्ट्रक्चर को कस्प कहा जाता है, आधे रिंग नुमा स्ट्रक्चर को कस्प कह सकते हैं। ऐसा ही है, यानी कि देख के ही लगता है कि प्रीमोलर छोटे से हैं, मोलर्स बड़े से हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि प्रीमोलर के पास कस्प कितने हैं? प्रीमोलर के पास कस्प कितने हैं? सिर्फ 2 कस्प हैं, CUSP कस्प। और मोलर्स के पास कस्प कितने हैं? तो मोलर्स के पास कस्प 4 हैं, 4 कस्प। दैट मींस मोलर्स आर बिगर देन प्रीमोलर्स। मोलर्स प्रीमोलर्स से सबसे बड़े हैं। इनकी मदद से क्या की जाती है? इनकी मदद से भोजन को चबाने की कोशिश की जाएगी। चलिए देखते हैं, अलग अलग फंक्शन बनाते हैं। ये तो हो गया सीधा साधा मामला, कैसा दिखता है। इंसीजर का प्रयोग क्या करते हैं? इंसीजर का प्रयोग काटने के लिए किया जाता है, और जनरली काटते किसको हम लोग? वेजिटेबल सब्सटेंसेस को काटते हैं। केनाइंस का प्रयोग फाड़ने के लिए किया जाता है, और जनरली हम लोग फाड़ते किसको है? नॉनवेज जो भी फूड्स होते हैं उसको फाड़ने की कोशिश की जाती है, लाइक फ्लेश। अब प्रीमोलर्स और मोलर्स के जो कस्प हैं, प्रीमोलर्स और मोलर्स के कस्प, इसके बीच से जब भोजन गुजरता है तो उसे क्या करते हैं? पीस देते हैं, है ना। यानी प्रीमोलर्स और मोलर्स के फंक्शन क्या होंगे? ग्राइंडिंग। इंसीजर में हो गया कटिंग, किसे? वेजिटेबल्स। केनाइन में क्या हो गया? टीयरिंग, किसे? तो फ्लेश। और प्रीमोलर्स और मोलर्स में क्या हो गया? ग्राइंडिंग। एनी फूड, किसी भी भोजन को लास्ट में पीसा जाता है, ग्राइंड किया जाता है। एंड ऑल दीज इवेंट्स आर टुगेदर कॉल्ड एज मास्टिकेशन। इसी को तो चबाना भी कह रहे हैं। जो भी घटनाएं यहां पर चल रही हैं, इसी घटना को हम लोग क्या कह रहे हैं? हम लोग इसी घटना को मिलाकर हम लोग कह रहे हैं मास्टिकेशन मींस चीविंग। जिसे आगे देखेंगे भोजन का सरफेस एरिया बढ़ेगा, फायदा होगा उससे हमें, ठीक है। ये हो गया। एक छोटा सा चीज मैं यहीं पर जोड़ देता हूं, बार बार मैं कह रहा हूं, आप भी जानते हैं कि हमारे जितने भी दांत हैं, जो मैंने कहा कि सॉकेट्स का नाम क्या रखे थे? एल्वुली। हमारे जितने भी दांत हैं उन सॉकेट्स के अंदर, एल्वुली के अंदर अच्छे से फंसे हुए हैं, अच्छे से फंसे हुए, मसूड़े की मदद से फंसे हुए हैं। लेकिन इसका मतलब एक चीज तो श्योर है, अगर हमारे दांत मसूड़े के अंदर, मसूड़े की मदद से एल्वुली नाम के सॉकेट में अच्छे से अगर फंसे पड़े हैं, यानी दांत का एक ऐसा हिस्सा भी है जो कि अंदर की तरफ है, जो फंसा हुआ है, जो कि बाहर से नजर नहीं आता। जैसे प्लांट को देखिए, प्लांट का जो हिस्सा बाहर से विजिबल वो तो विजिबल है, लेकिन जो हिस्सा बाहर से विजिबल नहीं उसे क्या बुलाते हैं? उसे हम लोग कहते हैं रूट, उसे हम लोग रूट बुलाते हैं। सेम हालचाल, दांत को जो हिस्सा बाहर से विजिबल है वो तो विजिबल है ही, लेकिन दांत का वो हिस्सा जो अंदर की तरफ फंसा पड़ा है, जो विजिबल नहीं है, उसे हम लोग क्या बुलाते हैं? उसे बुलाते हैं रूट्स। तो रूट्स की संख्या पूछ सकता है, यह अक्सर क्वेश्चन में दिख भी जाता है, इक्का दुक्का कहीं ना कहीं दिख जाता है। रूट्स की संख्या थोड़ा याद रखना। तो मान लेते हैं नीचे के दांत है ना, पहले ऊपर के दांत और फिर नीचे के दांत। ऊपर में कैसे अरेंजमेंट है? इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर, मोलर। ऊपर में अरेंजमेंट कैसी है? इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर, मोलर। नीचे में भी अरेंजमेंट कैसा है? सेम, इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर, मोलर, यही अरेंजमेंट है। नीचे में इंसीजर हो, केनाइन हो और प्रीमोलर्स हो, इनके पास रूट्स एक ही होते हैं, 1, 1 और 1। लेकिन जो मोलर्स होते हैं इनके पास रूट्स 2 होते हैं, 2 रूट होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, नीचे वाले दांत में रूट्स की संख्या, मैं अभी रूट्स पढ़ा रहा हूं, डेंटल फॉर्मूला नहीं पढ़ा रहा हूं, ध्यान देना है। ऐसा ही लगभग दिखेगा डेंटल फॉर्मूला भी, मैं फिलहाल रूट्स पढ़ा रहा हूं ना कि डेंटल फॉर्मूला, कंफ्यूजन नहीं। तो रूट्स की संख्या हम लोग काउंट कर रहे हैं। तो नीचे के दांत में क्या है? इंसीजर, केनाइन और प्रीमोलर। अब ये जो 20 दांत है ना, जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। कितनी उम्र तक? 6 साल की उम्र तक वैसे ही रहेंगे, यानी इसमें फर्दर कोई चेंज नहीं आने वाला। लेकिन इमेजिन कीजिए 2 साल की उम्र में जो 20 दांत हो गए हैं, मैंने कहा 6 साल की उम्र तक कोई चेंज नहीं, यानी कि 6 साल की उम्र तक अभी भी माउथ में दांत कितने हैं? अभी भी मुंह में दांत 20 ही हैं। लेकिन 6 साल से लेकर अगले 6 साल मतलब 12 साल, 6 साल से लेकर अगले 6 साल मतलब 12 साल की उम्र होते होते इनके माउथ में क्या होंगे? 8 दांत और आ जाएंगे। यानी कि 20 दांत तो और थे ही, उसमें और कितने दांत जुड़ गए? उसमें 8 दांत और जुड़ गए, यानी दांतों की टोटल संख्या कितनी होगी? दांतों की टोटल संख्या हो गई 28। तो 6 महीने से लेकर 2 साल के बीच में 20 दांत हो गए। अब फिर से कोई चेंज नहीं हो रहा है अगले काफी लंबे वक्त तक। फिर से 6 साल से लेकर 12 साल के बीच में 20 में 8 दांत और जुड़ गए, और टोटल दांतों की संख्या कितनी हो गई? 28। ऐसा भी कर सकते हैं, हालांकि यहां पर कई सारे किताब में कुछ कॉन्ट्राडिक्शन भी है। चलिए कॉन्ट्राडिक्शन हटाते हैं, हम लोग सिर्फ आपके सिलेबस की कवर करते हैं। 28 नहीं हुए, 20 दांत हैं, लेकिन रिप्लेस हो गए। पहले मैं रिप्लेसमेंट की कहानी पर आता हूं, हालांकि संग संग चलते हैं, नए दांत आना है और रिप्लेसमेंट संग संग ही चलते हैं, है ना। लेकिन चलिए, नए दांत आना, रिप्लेसमेंट संग संग चलता है, लेकिन हम लोग बिल्कुल सेपरेट करके चलते हैं जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो।
क्योंकि मेडिकल साइंस हम लोग पढ़ नहीं रहे, हम लोग आपका 11th 12th का सिलेबस ही पढ़ रहे हैं। चलिए उसी हिसाब से हम लोग क्लियर करते हैं। तो 6 महीने से लेकर 24 महीने के बीच में उसके मुंह में दांत कितने थे? 20। लेकिन 6 साल की उम्र से लेकर 12 साल की उम्र के बीच में क्या हो गए, ये जो 20 दांत थे ना, वो धीरे धीरे करके क्या हो गए, रिप्लेस होने लगे। यानी दांत अभी भी टोटल मैक्सिमम 20 ही रहेंगे, ऐसा नहीं कि 20 ही रहेंगे, वो बेसिकली बीच में मान लेते हैं 4-5 टूट गए तो 15-16 ही दिखेंगे ना। उतना डिटेल नहीं पूछता आपसे, लेकिन जितना सोचना है, जितना समझना है, मैं इसमें उतना ही क्लियर कर रहा हूं। तो अब क्या होगा, 6 साल से लेकर 12 साल की उम्र के बीच में जो भी 20 दांत थे ना, वो बारी बारी से क्या होंगे, टूट टूट कर गिरेंगे, और गिरकर उसकी जगह पर नए दांत आएंगे और उसकी क्या हो जाएगी, रिप्लेसमेंट हो जाएगी। क्या हो जाएगी उसकी रिप्लेसमेंट हो जाएगी। लेकिन दांतों की संख्या अभी भी कितनी बच गई, अभी भी दांतों की संख्या बच गई है यहां पर 20। अगले 2 साल मान लेते हैं, मैक्सिमम अगला 2 साल और, हालांकि अभी भी वो घटना घट सकती थी, 12 साल की उम्र के बीच में वो घटना अक्सर आजकल घट जाती है ना, लेकिन फिर भी आपके टॉपिक को अगर लें तो 12 साल की उम्र तो ऑलरेडी है, लेकिन माउथ में अभी दांत कितने हैं, 20। लेकिन अगले 2 साल यानी 12 साल में 2 साल जोड़ देंगे कितने हो जाएंगे, 14 साल। 12 से 14 साल की उम्र के बीच में 20 दांत जो थे ना, 20 दांत में 8 दांत और श्योर जुड़ जाएंगे, और अब दांतों की संख्या कितनी हो जाएगी, अब हो जाएगी 28। अब दांतों की संख्या हो जाएगी 28। चलिए फिर से आते हैं। तो जो दांत 6ठे महीने से लेकर 2 साल के बीच में निकले थे, जिनकी संख्या टोटल 20 हो गई थी, इसका क्या नाम देंगे, इसको 2-3 नाम से संबोधित करेंगे। इसका पहला नाम क्या दे सकते हैं, क्योंकि बच्चे के भी दूध पीने की उम्र है, इसलिए इसे क्या नाम देंगे, इसे हम लोग कहेंगे मिल्क टीथ। मिल्क टीथ इसे नाम देंगे, क्योंकि हम लोग जान रहे हैं कि बाद में इसकी रिप्लेसमेंट हो रही है, ये गिर गिर के बदलने वाले हैं, यानी लंबे समय तक ये दांत नहीं देखने को मिलेंगे, इसलिए इसे और क्या नाम देंगे, इसी को नाम देते हैं हम लोग टेम्पररी टीथ। मिल्क टीथ का हमने, टेम्पररी टीथ इसी को कहा हमने। इसी का एक और नाम होता है, इसी को कहते हैं हम लोग डेसिडुअस टीथ। डेसिडुअस टीथ, डेसिडुअस मेरे ख्याल से प्लांट से संबंधित वर्ड आप जानते भी होंगे। वैसे प्लांट जिनकी पत्तियां झड़ के गिर जाती है उसे हम लोग डेसिडुअस प्लांट कहते हैं। एग्जैक्टली दांत क्योंकि गिर रहे हैं इसलिए इसको हम लोग डेसिडुअस टीथ कह सकते हैं। तो जो दांत 6ठे महीने से 24 महीने के बीच में थे, संख्या थी 20। इन दांतों को हम लोग कह रहे हैं मिल्क टीथ, टेम्पररी टीथ या डेसिडुअस टीथ। लेकिन 6 साल की उम्र से लेकर 12 साल की उम्र होते होते ये जो 20 दांत धीरे धीरे जाकर धीरे धीरे गिरेंगे और बदलकर नए दांत आ जाएंगे, उसका भी नाम रखना होगा। लेकिन दांतों की संख्या अभी भी कितनी है, अभी भी है मान लिया 20। इसका नाम क्या रखेंगे, ठीक उल्टा नाम रखेंगे। इसको हम लोग क्या नाम देंगे, अब इसको हम लोग कह सकते हैं एडल्ट टीथ। एडल्ट टीथ क्यों, क्योंकि बच्चा वो एडल्ट की तरफ आगे बढ़ा, 12 साल की उम्र ऑलरेडी पहुंच चुका है, एडल्ट की तरफ आगे बढ़ा, एडल्ट टीथ। दूसरा इसको क्या नाम देंगे, दूसरा इसी को हम लोग कहेंगे परमानेंट टीथ। परमानेंट टीथ क्यों, क्योंकि लगभग अभी आजीवन पाए जाएंगे, जब तक कोई तोड़ न दे या जब तक वो किसी वजह से डैमेज ना हो जाए, परमानेंट टीथ। और तीसरा इन्हीं दांतों को एक और नाम देते हैं, इन दांतों को हम लोग कहते हैं सक्सेशनल टीथ। इन दांतों को कहते हैं हम लोग सक्सेशनल टीथ। सक्सेशनल में क्या वर्ड छुपा हुआ है, सक्सेसर। सक्सेसर मतलब होता है उत्तराधिकारी, राजा के बाद जो आता है, दैट मींस मिल्क टीथ के बाद आया था, इसलिए इसको हम लोग कहेंगे सक्सेशनल टीथ। तो ये देखिए, ये जो 20 दांत थे 6 महीने से 24 महीने की उम्र में, जिसको हमने ये नाम दिया, और यही 20 दांत जो गिर गए, अब गिर करके रिप्लेस कर दिए गए 6 साल से लेकर 12 साल की उम्र के बीच में, जिनको हमने ये नाम दिया, सिर्फ यही 20 दांत की ना रिप्लेसमेंट हो रही है। और इन्हीं 20 दांत जो कि जिनको 2 बार आने का मौका मिल रहा है, इसी कंडीशन को हम लोग बुलाते हैं डाइफ्यूडॉन। इसी कंडीशन को नाम देंगे डाइफ्यूडॉन, यानी सिर्फ यही 20 दांत हैं इनको 2 बार आने का मौका मिलेगा, बाकी को कभी भी ऐसा मौका नहीं मिलेगा, लेकिन इसी कंडीशन को कहते हैं डाइफ्यूडॉन। उसके बाद क्या हुआ, अगले 2 साल 12 से 14 साल की उम्र के बीच में 20 में और कितने दांत हमने जोड़ दिए, 8 जोड़ दिए, दांतों की संख्या हो गई 28। और फिर से 18 साल की उम्र से लेकर 25 साल, 18 साल की उम्र से लेकर 25 साल के बीच में माउथ में अभी फिलहाल दांत कितने थे, 28 दांत तो 14 साल की उम्र में हो ही चुके हैं, मैक्सिमम 14 साल की उम्र में होते होते 28 दांत हो ही चुके हैं, यानी 28 दांत तो माउथ में थे ही। उन 28 दांत में 18 से 25 साल की उम्र के बीच में, 18 से 25 साल की उम्र के बीच में 4 दांत और जुड़ सकते हैं, 4 दांत और जुड़ सकते हैं। एक ही बार जुड़ेंगे, नेवर, बारी बारी से। यानी एक ऐसा भी व्यक्ति होगा जिसमें 28 दांत के अलावा एक दांत और जुड़ जाएगा, ऐसी ही पॉसिबिलिटी है, सिर्फ एक नहीं, एक और जुड़ जाएगा। ऐसी भी पॉसिबिलिटी है, सिर्फ इतना ही नहीं, एक और जुड़ जाएगा। और ऐसी भी पॉसिबिलिटी है एक व्यक्ति में जिसमें एक और दांत मैक्सिमम, यानी कि 4 दांत और मैक्सिमम जुड़ सकते हैं, कोई गारंटी नहीं है। लेकिन ये 28 दांत तो गारंटी है सबके माउथ में, ये 28 मिनिमम है जो हर एक व्यक्ति के माउथ में होगा। लेकिन बाकी के जो 4 दांत हैं एक जुड़ सकते हैं, एक व्यक्ति में 28 के अलावा सिर्फ एक ही दांत और आ सकता है, एक दूसरे व्यक्ति में 2 और एक्स्ट्रा आ सकते हैं, किसी व्यक्ति में 3 एक्स्ट्रा आ सकते हैं, किसी में 28 के अलावा 4 के 4 और एक्स्ट्रा दांत आ सकते हैं। लेकिन यही आखिरी हद है, इसके बाद नहीं आ सकते। और ये जो 4 दांत जो एक्स्ट्रा आ सकते हैं,
इसको हम लोग पहला तो क्या नाम देंगे, इन दांतों को हम लोग कहते हैं विस्डम टूथ। इन दांतों को कहते हैं हम लोग विस्डम टूथ। हिंदी में इसी को क्या कहते हैं, हिंदी में लोग इसी को कहते हैं अक्कल दांत, है ना। तो ये जो 4 दांत हैं इसको हम लोग क्या नाम देंगे, विस्डम टूथ। हिंदी में से कहते हैं हम लोग अक्कल दांत कह रहे हैं हम लोग, सिंपल है। किस वैरायटी के होंगे, तो ये बिल्कुल आखिरी में आते हैं। कहां पर आएंगे, बिल्कुल आखिरी में निकलने की कोशिश करते हैं, बिल्कुल आखिरी हिस्से में निकलने की कोशिश करते हैं। तो जरा सोचिए आखिरी हिस्से में कौन से दांत होते हैं, मोलर्स होते हैं, यानी कि विस्डम टूथ है। और वैरायटी में क्या रहेंगे, वैरायटी में होंगे मोलर्स इन नेचर, मोलर्स वाले वैरायटी के होंगे। तो क्या इसकी पॉसिबिलिटी है कि एक व्यक्ति के माउथ में सिर्फ 28 दांत हो, बिल्कुल पॉसिबल है। क्या इसकी पॉसिबिलिटी है कि किसी व्यक्ति के माउथ में सिर्फ 28 + 1 29 दांत हो, ये भी है। 30 भी हो सकते हैं, 31 भी हो सकते हैं। मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम 32 दांत हो सकते हैं। जो आखिरी के 4 दांत निकलेंगे मोलर्स वैरायटी में होंगे, और इन दांतों को हम लोग कहेंगे विस्डम टूथ, अक्ल दांत। ऐसा क्यों, क्या वाकई लोगों की अकल आ जाती है, दिमाग आ जाती है, लोग इंटेलिजेंट हो जाते हैं? जवाब नहीं, अकल ठिकाने लग जाती है। क्यों, क्योंकि जो आखिरी के जो 4 दांत है बाहर निकलने की कोशिश करते हैं ना, बहुत पेनफुल कंडीशन होता है, काफी दर्द होती है लोगों को समझ काम नहीं करती, इतने पेनफुल कंडीशंस हो जाते हैं। इसलिए लोग हिंदी में कहा करते हैं जनरली से अकल दांत, मतलब अकल ठिकाने लग रही है, इसलिए से कहते हैं। पेनफुल क्यों होता होगा, सिंपल सा स्टेटमेंट है, कॉमन सेंस है, जनरल नॉलेज है, ऐसा कभी पूछेगा नहीं। लेकिन पेनफुल होने के पीछे वजह क्या है, जगह की कमी है और दांत निकलने की कोशिश कर रहे हैं। माउथ में उतना स्पेस अब नहीं रहा, स्पेस कम गए हैं, लेकिन दांत अभी भी निकलने की कोशिश कर रहे हैं। तो कम जगह में अगर दांत निकलेंगे तो काफी ज्यादा दर्द जरूर महसूस होगा। तो ये थी वजह। तो क्या ह्यूमंस के माउथ में डाइफ्यूडॉन दांत कितने हैं, उसके दांतों की संख्या, डाइफ्यूडॉन की संख्या कितनी है, सिर्फ 20, जिनको दूसरी बार रिप्लेस होने का मौका मिल रहा है। लेकिन इसके अलावा जो ये 8 दांत जो श्योर आएंगे, अब प्लस 4 दांत जो और आ सकते हैं, मतलब 8 और 4 कितने हो गए, 12 दांत। इन 8 या 4 जो कि टोटल 12 दांत हैं यहाँ पर हो सकते हैं, उनको नाम, उन दांतों का नाम देंगे हम लोग मोनोफियोडोंट कहेंगे। मतलब ये दांत एक ही बार आएंगे और ये ना गिरेंगे और ना ही इनकी कभी रिप्लेसमेंट होगी। ये बात को ध्यान रखना है, ना ये गिरेंगे और ना कभी इनकी रिप्लेसमेंट होगी। अब दो क्वेश्चन आपके दिमाग में यहां पर जहन में घुस सकता है, 2 क्वेश्चन जहन में घुस सकता है। पहला क्वेश्चन तो ये आपके जहन में यहां पर घुस सकता है कि ये दांत आखिर रिप्लेस क्यों हुए, जो 20 दांत है आखिर गिरे ही क्यों, आपके दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है। सिंपल सी वजह है, 20 दांत गिरे क्यों, बहुत आसान सी वजह है, बच्चा है ना, काफी छोटे साइज का। आपने देखा होगा छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं उनकी सलाइवेशन बहुत होती है, सलाइवा ऑलवेज उनके माउथ में रहता है, सलाइवेशन उनकी बहुत होती रहती है। दूध पीने की भी उम्र है उनकी, सलाइवेशन उनकी बहुत ज्यादा होती रहती है। नतीजा सलाइवा नेचर में क्या होता है, सलाइवा नेचर में होता है स्लाइटली एसिडिक, यानी कि माउथ में स्लाइटली एसिडिक कंडीशन लंबे समय तक बने रहते हैं। और माउथ में स्लाइटली एसिडिक कंडीशन के लंबे समय तक बने रहने की वजह से आपने सुनकर भी रखा होगा, दांतों की बाहर की लेयर होती है उसको क्या कहते हैं हम लोग, इनामेल। इनामेल डैमेज हो जाते हैं, इनामेल क्या होंगे, डैमेज हो जाएंगे। और इनामेल डैमेज होने की वजह से इन दांतों की रिप्लेसमेंट करने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो 20 दांत रिप्लेस क्यों होते हैं, क्योंकि सलाइवेशन की वजह से, स्लाइटली एसिडिक कंडीशन की वजह से दांत डैमेज हो जाएंगे, नतीजा उसकी रिप्लेसमेंट करने की जरूरत पड़ती है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, एक और चीज कई लोगों के दिमाग में ये भी यहां पर हो सकता है कि क्या वाकई ये दांत नए हैं, क्या वाकई नए दांत निकलते हैं। मैंने कहा कि 20 दांत है जो बारी बारी से गिरेंगे और उसकी जगह पर नए 20 दांत आ जाएंगे, क्या वाकई नए दांत हैं, जवाब है नहीं। इन दांतों को लेकर ही बच्चे का जन्म हुआ रहता है, लेकिन वो छुपे हुए रहते हैं। वो क्या रहते हैं, वो छुपे हुए रहते हैं। जैसे इमेजिन कीजिए कि फिलहाल बच्चा काफी छोटा है, जन्म भी नहीं हुआ, उसका एक भी दांत नीचे नहीं दिख रहा, लेकिन 6 महीने होते होते देखिए एक दांत बाहर निकल गया, हालांकि उसके पीछे एक दांत और छुपा हुआ है। और 6 साल की उम्र के बाद ये दांत क्या होंगे, ये दांत गिर जाएंगे, ये दांत गिर जाएंगे और फिर से एक और नया दांत उसके पीछे छुपा हुआ था वो भी बाहर निकल जाता है। यानी एग्जैक्टली कहा जाता है नए दांत दिखते जरूर हैं कि नए दांत हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि उसकी फॉर्मेशन बाद में हुई होगी, फॉर्मेशन तो लेकर ही उसका जन्म हुआ था। तो ये है छोटी सी थ्योरी यहां पर, जिसको मैंने आपको थोड़ा सा क्लियर करा। ओबियसली नॉट। आपने क्वेश्चन पूछा किसी ने कि जो सारे जो 3 एल्वेली होते हैं क्या एंडोथेलियम से बने होते हैं, नहीं, ऐसा तो नहीं है। सभी की जगह की टिश्यू अलग अलग होती है। जैसे सपोज कि यहाँ पे जो एल्वेली है ना, यहाँ पर कनेक्टिव टिश्यू मटेरियल बहुत होगा, वो भी कौन सा वैरायटी होगा, तो यहाँ पर डेंस रेगुलर वैरायटी का कनेक्टिव टिश्यू बहुत ज्यादा मात्रा में होगा, क्योंकि उसे जकड़ कर रखना है, दांतों को पकड़ कर रखना है। ऐसे ही एल्वेली जो फीमेल्स में मैमरी ग्लैंड्स के अंदर है, जहां मिल्क फॉर्मेशन हो रही है, या जो लंग्स के अंदर है, जहां एक्सचेंज ऑफ गैसेज हो रहे हैं, वो स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू बने।
यानी कि ओबियसली सभी के सभी को आप इंडोथेलियम तो कतई नहीं, इंडोथेलियम तो आप कहीं नहीं रहे। तो मैमरी ग्लैंड्स और लंग्स के अंदर कहेंगे आप स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू, और यहां पर आप कहेंगे उससे डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, जो कि कोलेजन फाइबर्स होते हैं, और कोलेजन फाइबर्स मजबूती के लिए जाने जाते हैं और वहां पर मजबूती की जरूरत है ना। तो चलिए मैंने इसको क्लियर करा। अब मिल्क टीथ क्यों बोलते हैं ये तो शायद मैंने अभी जस्ट अभी क्लियर किया। बच्चे की दूध पीने की उम्र है तो बेहतर है उसको मिल्क टीथ ही कहे। बच्चा अगर मेरे ख्याल से कुछ खाता पीता तो शायद उसको मिल्क टीथ ना कह के कुछ दूसरे नाम से संबोधित करते। मिल्क टीथ क्यों रिप्लेस होता है, इसका जवाब मैंने अभी ऑलरेडी दिया कि मिल्क टीथ क्यों रिप्लेस होता है। चाइल्ड में फर्स्ट कौन से वेरीफाई के टीथ आते हैं, वेरीफाई वेराइटी पूछा आपने। चाइल्ड में फर्स्ट कौन से वेराइटी के टीथ आते हैं। मुझे तो इंसीजर्स ही नजर आता है, बिल्कुल सामने के जो दांत हैं इंसीजर्स वही सबसे पहले आते हैं, क्योंकि बच्चे में काटने की एक आदत होती है ना। और बच्चे को आपने देखा होगा जब उसके दांत नहीं भी आए रहते हैं तो किसी भी चीज को पकड़ के माउथ से उससे दबाने की कोशिश करते हैं, काटने की कोशिश करते हैं। नतीजा उसके आगे वाले पोर्शंस हैं काफी फंक्शनल हैं, उसके मसूड़ों के ऊपर दबाव पड़ता है और दबाव पड़ने की वजह से इंसीजर्स काफी आसानी से निकल आते हैं। तो सबसे पहले इंसीजर्स ही आते हैं। आपने क्वेश्चन पूछा क्या न्यूरॉन से कनेक्टेड होते हैं, बिल्कुल अभी उसके इमेज को हम लोग पढ़ने जा ही रहे, जस्ट उसके इमेज को अभी मैं पढ़ाऊंगा तो आप देखेंगे न्यूरॉन से कनेक्टेड होते हैं। विजडम टीथ तो मैंने ऑलरेडी आपको बता ही दिया, विजडम टीथ अकल दांत क्या होते हैं ऑलरेडी मैंने बताया, ऐसा क्यों ना। तो अब चलिए इस टॉपिक को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। अभी हम लोग आगे क्या पढ़ना है, डेंटल फॉर्मूला पढ़ना है, और उसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा स्ट्रक्चर ऑफ टीथ। तब आपको न्यूरॉन्स दिख जाएगा, जिसने क्वेश्चन पूछा न्यूरॉन का वो आपको न्यूरॉन वहां पर दिखेगा। तो चलिए अभी हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, डेंटल फॉर्मूला। व्हाट इज डेंटल फॉर्मूला। मेरे ख्याल से इस वर्ड्स को सभी लोगों ने ऑलरेडी सुनकर रखा है, नहीं सुनकर रखा है तो चलिए उसको हम लोग क्लियर करते हैं। डेंटल फॉर्मूला क्या है, कोई फॉर्मूला और फॉर्मूला है नहीं, सिर्फ कहने का एक तरीका है। दांतों की अरेंजमेंट मुझे बतानी है ना। डेंटल फॉर्मूला क्या है, ऐसा कोई फॉर्मूला वगैरह है नहीं। नाम सुनकर आपको लगता होगा जैसे कोई फिजिक्स या केमिस्ट्री का फॉर्मूला है, कई लोग फाउंडेशन के हैं शायद वैसा सोच सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी टारगेट के स्टूडेंट्स के लिए तो दिक्कत है ही नहीं, आप लोग तो जानते ही क्या है। फिर से मैं एलेबोरेट कर रहा हूं, व्हाट इज डेंटल फॉर्मूला। द प्रॉपर अरेंजमेंट एंड नंबर ऑफ टीथ इन ईच एंड एवरी हाफ ऑफ अपर जॉ एंड लोअर जॉ इज कॉल्ड डेंटल फॉर्मूला। अब आप इतने लग रहा होगा कि इतने तेजी से बोल गए, समझ में तो नहीं आया। चलिए आसान भाषा में समझते हैं। हमने क्या किया, पहले माउथ को दो हिस्से में डिवाइड कर लिया, या तो राइट हाफ की बात कर लें या लेफ्ट हाफ की बात कर लें, एक ही बात है। कोई भी हाफ, आप राइट हाफ की इमेजिन कर ले या लेफ्ट हाफ की इमेजिन कर ले। तो किसी भी हाफ में कितने जॉ हैं, किसी भी आधे हिस्से में दो जबड़े हैं, अपर जॉ के भी दांत हैं, निचले जबड़े के भी दांत हैं। तो आपको बताना होगा किसी भी आधे हिस्से में जो अपर जबड़े हैं और जो लोअर जबड़े हैं उसमें कौन से दांत किस अरेंजमेंट में हैं और कितनी संख्या में। किस अरेंजमेंट में मतलब सबसे आगे कौन से दांत हैं, इंसीजर, फिर कौन से है केनाइन, फिर कौन आएंगे प्रीमोलर, फिर कौन आएंगे मोलर। यानी ऊपर कैसे दांत सीरीज के, दांतों की सीरीज क्या है, इंसीजर केनाइन प्रीमोलर मोलर। नीचे में भी सीरीज क्या है, सेम सीरीज है। नीचे में भी आगे क्या है, इंसीजर, फिर है केनाइन, फिर है प्रीमोलर, फिर है मोलर। यानी चाहे ऊपर हो या नीचे दांतों की सीरीज तो चेंज नहीं हो रही। इस सीरीज को क्या कहते हैं, इस सीरीज को कहते हैं अरेंजमेंट ऑफ टीथ। लेकिन क्या सिर्फ अरेंजमेंट बताना होगा कि इंसीजर केनाइन प्रीमोलर मोलर ऊपर भी है, इंसीजर केनाइन प्रीमोलर मोलर नीचे भी है। हाँ ये तो बताना ही होगा, लेकिन संख्या भी बतानी होगी कि इंसीजर्स कितने, केनाइन कितने, प्रीमोलर कितने, मोलर कितने, ऊपर भी और नीचे भी। इसी को तो कह रहे हैं डेंटल फॉर्मूला। तो फिर से अब आप धीरे धीरे सुनिए मेरे इंग्लिश के डेफिनेशन को, बहुत आसान सी, कॉमन सेंस, ऐसा कहीं पूछता होता नहीं है, कॉमन सेंस है। तो चलिए क्या कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं किसी आधे हिस्से को ले लेता हूं, द प्रॉपर अरेंजमेंट एंड नंबर ऑफ टीथ इन एवरी हाफ ऑफ अपर जॉ एंड लोअर जॉ। यानी किसी भी आधे हिस्से को ले लिया, उसमें अपर जॉ भी है, लोअर जॉ भी है, उसमें कौन कौन से दांत किस सीरीज में है और किस संख्या में है, यही बताना, इसी को कहते हैं डेंटल फॉर्मूला। फिनिश हो गया। तैतीस दांत किस कंडीशन में होता है। देखिए सिंपल है, दांत 33 ही नहीं, दांत 34 और 36 तक होते हैं, है ना। डिपेंड करता है कि किस जगह के लोगों की हम लोग बात कर रहे हैं, किस जगह के लोगों की बात कर रहे हैं। कई सारे वेरिएशंस देखने को मिलते हैं। जो रूल हम लोग यहां पर पढ़ रहे हैं ना, इंडिया में जो रूल पढ़ रहे हैं ना, तो यहां इंडियन पॉपुलेशन को ध्यान में रखते हुए यहां पर बोला जा रहा है। लेकिन यही अगर पढ़ाई अगर यूएस में हो, अफ्रीकन कंट्रीज में हो, तो ये रूल चेंज हो जाएगा। यूएस और अफ्रीकन कंट्रीज में या खासकर ऑस्ट्रेलिया में अगर देखा जाए तो वहां के लोगों की जो हाइट होती है, कद काठी होती है, इंडियंस की तुलना में काफी ज्यादा होती है।
यानी अगर उनकी कद काठी, हाइट वगैरह या साइज अगर इंडियन से ज्यादा है तो बेसिकली उनका ओरल कैविटी, इसको बकल कैविटी भी कह रहे हैं, उसके अंदर स्पेस ज्यादा है, और स्पेस ज्यादा है तो नंबर ऑफ टीथ भी ज्यादा अटते हैं और इसलिए वो भी निकल के आते हैं। इसलिए दांत सिर्फ 33 ही नहीं 36 तक भी जा सकते हैं, बट इट डिपेंड्स अपन क्लाइमेट, कहाँ के क्लाइमेट है और उसके जीन्स किस कैटेगरी के हैं, किस देश के जीन्स हैं, किस देश के लोगों से उसके जीन्स मैच कर रहे हैं, तो ये थोड़ा सा मैटर जरूर करता है। लेकिन इंडियन पॉपुलेशन में देखा जाए 32 ही लास्ट, अगर 33 कहीं ना कहीं देखने को मिल रहे हैं तो हो सकता है उसके जीन्स कहीं ना कहीं मिक्स किए हों ऐसे किसी बाहरी देश के लोगों से, इट माइट बी पॉसिबल। और ऐसे एरर्स तो होते ही रहते हैं, ऐसा कोई मेडिकल साइंस में कोई फिक्स रूल नहीं होता, वी नीड टू टेक ए रेंज, हम लोग को एक एवरेज लेकर चलना पड़ता है, ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं होता। तो बेसिकली अगर आपने क्वेश्चन पूछा है 33 दांत, हो सकता है आपने देखा हो किसी को, तो शायद उसकी फोटो खींच के मुझे ही भेजें। तो चलिए डेंटल फॉर्मूला पर आते हैं वापस हम लोग। फॉर्मूला तो ऑलरेडी मैंने बता दिया, द प्रॉपर अरेंजमेंट एंड नंबर ऑफ टीथ इन एवरी हाफ ऑफ अपर जॉ एंड लोअर जॉ इज कॉल्ड डेंटल फॉर्मूला। लिखना होगा। अब क्वेश्चन पूछा जो डेंटल फॉर्मूला है एक चाइल्ड का कितना है। अब क्वेश्चन तो पूछ दिया चाइल्ड का, वैसे ही डेंटल फॉर्मूला पूछ दिया एक एडल्ट का कितना है, क्वेश्चन भी पूछ दिया एडल्ट का। लेकिन सिर्फ पूछने से नहीं होगा, अगर क्वेश्चन जेन्युइनली पूछना है तो उसको बताना होगा कि जिस बच्चे में डेंटल फॉर्मूला पूछा जा रहा है उसके माउथ में भी कितने दांत आए हैं। मान लेते हैं अभी मैंने जिस बच्चे को देखा उसके माउथ में तो सिर्फ 10 ही दांत दिख रहे हैं, तो सिंपल 10 ही दांत की ना अरेंजमेंट मुझे बतानी है। जरा सोचिए, उसके माउथ में टोटल 12 दांत दिख रहे हैं, मान लेते हैं 6 दांत इधर दिख रहे हैं, 6 दांत इधर दिख रहे हैं। अगर 6 इधर दिख रहे हैं तो 3 ऊपर होंगे, लगभग 3 नीचे होंगे। ऐसा भी हो सकता है कि ऊपर 4 होंगे नीचे 2 होंगे, ये भी पॉसिबल है। एनीथिंग इज पॉसिबल, कुछ भी पॉसिबल है ना, ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं है। तो आपका एनसीईआरटी इन सभी चीजों को क्लियर नहीं करता, क्लियर करना भी नहीं चाहिए क्योंकि वो मेडिकल साइंस थोड़ी पढ़ा रहा है अभी आपको, है ना। लेकिन अगर सिंपल तरीके से अगर सोचा जाए तो एक ऐसा बच्चा जिसके माउथ में पूरे के पूरे 20 दांत आ चुके हों, या एक ऐसा एडल्ट व्यक्ति जिसके माउथ में पूरे के पूरे 32 दांत आ चुके हों, अगर इसके बारे में अगर पूछा जाए तब कैसे लिखेंगे, तो अब ये सही तरीका होगा। चलिए देखते हैं कैसे होगा। एक बच्चे में किसी भी आधे हिस्से में पहले तो अरेंजमेंट बताना होगा कि इस आधे हिस्से में अरेंजमेंट क्या है, इस आधे हिस्से में अरेंजमेंट क्या है। ऊपर की तरफ इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर और फिर मोलर, और नीचे भी सेम है। पहले क्या आएगा इंसीजर, फिर आएगा केनाइन, फिर आएंगे प्रीमोलर्स और लास्ट में आएंगे मोलर्स। इस तरीके से लिखने को क्या कहते हैं, इस तरीके से लिखने को कहते हैं अरेंजमेंट। लेकिन क्या सिर्फ अरेंजमेंट बताना है, नहीं, अरेंजमेंट के साथ साथ संख्या भी बतानी है। यानी संख्या बताएंगे तो क्या लिखेंगे, तो उस बच्चे में ऊपर में कितने इंसीजर्स रहते हैं, 2, कितने केनाइन रहते हैं, 1, प्रीमोलर्स 1 भी नहीं होते और मोलर्स होते हैं 0 या 2। तो चलिए ऊपर कितने होंगे, इंसीजर हैं 2, केनाइंस कितने हैं 1, प्रीमोलर्स हैं 0 और मोलर्स हैं 2। नीचे भी सेम हालचाल है, 2 इंसीजर होंगे, 1 केनाइन होंगे, प्रीमोलर्स नहीं होंगे और मोलर्स होंगे 2। तो जरा सोचिए, किसी भी आधे हिस्से में दांतों की सीरीज ये है और दांतों की संख्या क्या है, 2 इंसीजर, 1 केनाइन, प्रीमोलर है ही नहीं और मोलर्स हैं 2। ऊपर भी सेम, नीचे भी सेम, यानी ऊपर में किसी भी आधे हिस्से में ऊपर में दांतों की टोटल संख्या कितनी दिख रही है, 5। आप जोड़े टोटल 5। नीचे भी कितने हैं, 5। अगर आधे हिस्से में ऊपर 5 और नीचे 5 मतलब 10 हैं, तो बाकी आधे हिस्से में भी कितने हैं, 10 ही होंगे। तो दांतों की संख्या कितनी लेकर चल रहे थे, 20। ये तो एक आइडियल रूल है ना जो अभी डिस्कस कर रहे हैं। क्या है ये, एक आइडियल रूल डिस्कस कर रहे हैं हम लोग, एकदम आइडियल, एकदम 20 दांत हैं अभी उसके माउथ में और बिल्कुल 5, 5, 5 और 5 ही हैं। एक आइडियल कंडीशन है, जरूरी नहीं कि आइडियल कंडीशन फॉलो हो, है ना, जरूरी नहीं कि आइडियल कंडीशन फॉलो हो, जो भी हो। वैसे आता है एडल्ट व्यक्ति। एक एडल्ट व्यक्ति ऑलरेडी मैंने बता दिया कि उसके माउथ में टोटल 32 दांत आ गए। चलिए मान लेते हैं आ गए, जरूरी नहीं आ गए होंगे, पहले भी मैंने बताया 28 तो फिक्स है, लेकिन 28 के अलावा बाकी 1 दांत, 2 दांत, 3 दांत या जो 4 दांत हैं नहीं भी आते हैं, नहीं भी आ सकते हैं, कुछ ही लोग में आते हैं और जरूरी नहीं कि चारों आ भी जाएं। लेकिन मान लेते हैं उसके आगे होंगे, तब कैसे लिखेंगे, सेम तरीका रखेंगे। ऊपर में क्या है, इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर, मोलर। नीचे में भी क्या है, किसी आधे हिस्से में इंसीजर, केनाइन, फिर होगा प्रीमोलर, फिर होगा मोलर और संख्या कितनी होगी 2 1 2 3 बाई 2 1 2 3। तो एनसीईआरटी में है ही, बहुत आसान सा चीज है, इसमें तो कुछ खास इलेबोरेट नहीं। यानी एक एडल्ट व्यक्ति इसके माउथ में 32 दांत आ गए, उसके किसी भी आधे हिस्से में क्या होंगे, 2 इंसीजर, 1 केनाइन, 2 प्रीमोलर और 3 मोलर्स। ऊपर भी यही, सी में ही, नीचे भी यही। यानी ऊपर दांत कितने दिख रहे हैं, 8, नीचे भी कितने हैं 8। तो इधर हो गया 8 और 8 16, तो इधर भी होते होंगे 16, टोटल हो गए 32। ये एक चीज देखने को मिला। तो क्या हम लोग मोनोफियोडोंटिक का भी निकाल सकते हैं। ये हम लोग किसके लिए निकाल रहे थे, फॉर डाइफियोडोंटिक।
फॉर डाइफ्यूरोडोंट टीथ के लिए निकाल रहे थे, लेकिन जैसे ही क्वेश्चन चेंज किया, क्वेश्चन पूछा डेंटल फॉर्मूला फॉर मोनोफ्यूरोडोंट टीथ, डेंटल फॉर्मूला फॉर मोनोफ्यूरोडोंट टीथ, क्वेश्चन चेंज कर दिया। पहला तो सेम तरीका होगा, क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे इंसीजर, फिर आएगा केनाइन, फिर आएगा प्रीमोलर, फिर आएगा मोलर, नीचे भी सेम इंसीजर केनाइन प्रीमोलर मोलर। लेकिन आपको क्या बताना है, अब आपको ऐसे दांतों के अरेंजमेंट को बताना है जो कि सिर्फ एक ही बार निकले हैं, दो बार आने का मौका नहीं मिलेगा। चलिए मैं इसको सीधे लिख देता हूं पहले तेजी से, ये होगा 0021/0021, ये होगा फॉर्मूला। आसान से है, ऐसा क्यों लिखा गया, इसमें से आप इसे माइनस कर दें, सिर्फ यही, ये जो दांत दिख रहे हैं यही दांत ना दूसरी बार रिप्लेस हुए होंगे, बाकी जो दांत बिल्कुल इसमें नए जुड़े हैं वो तो एक ही बार ना आएंगे। तो जरा देखिए इंसीजर और केनाइन जितने थे वो तो नहीं रह गए, यानी यहां पर कोई चेंज नहीं, तो क्या लिख रहे हैं 0 0। लेकिन प्री मोलर्स कितने बढ़ गए, प्री मोलर्स बढ़ गए 2, तो यहां पे मैंने क्या लिखा 2। मोलर्स कितने बढ़ गए, 1 बढ़ गए, तो यहां पर हमने लिखा 1, यानी ऊपर की तरफ के 2 प्री मोलर और सबसे आखिरी का 1 मोलर, नीचे भी सेम, नीचे की तरफ का 2 प्री मोलर और सबसे आखिरी का 1 मोलर। ये क्या होगा, एक ही बार आएगा, इसको दूसरी बार आने का मौका नहीं मिलेगा। यानी कि मोनोफ्यूरोडोंट टीथ की संख्या कितनी होती है, ऊपर की तरफ है 3, नीचे की तरफ है 3, यानी किसी भी आधे हिस्से में है 6, इधर भी आधे हिस्से में है 6, तो मोनोफ्यूरोडोंट टीथ की टोटल संख्या कितनी है 12, और उसे लिखेंगे कैसे 0021/0021 से लिखेंगे। मेरे ख्याल से काफी है इतना डेंटल फॉर्मूला। चलिए स्ट्रक्चर ऑफ टीथ पर आते हैं सीधे हम लोग, कुछ क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं, है ना, क्वेश्चन नहीं आया ना अभी। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, फिर से अगले टॉपिक की तरह स्ट्रक्चर ऑफ टीथ देख लेते हैं तेजी से। स्ट्रक्चर ऑफ टीथ आपके एनसीईआरटी में ऐसा कुछ ही नहीं है, ऐसा मुझे नहीं लगता कि ऐसा कहीं पूछता है नीट वगैरह में, तो इस तरीके का स्ट्रक्चर से रिलेटेड कभी क्वेश्चन मुझे तो ऐसा, जो भी एग्जाम रहा हो, अब आप जिसे नीट कहते हैं उसके पहले बहुत सारे नाम रहे थे, है ना, उसको AIPMT भी कहते थे, बहुत सारे नाम से उसको अभी तक संबोधित किया गया है। लेकिन जो भी एग्जाम हो, मैंने आज तक लगभग इस तरीके से दांत का स्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ क्वेश्चन वहां पर नहीं देखा है। लेकिन जनरली देखा जाए तो ऐसे क्वेश्चंस आपके जो रेफरेंस बुक वगैरह में जो भी क्वेश्चन आप जो ऑब्जेक्टिव सॉल्व करते हैं ना, उसमें ऐसे क्वेश्चन दिख जाते हैं। तो चलिए दिख जाते हैं तो क्यों ना एक बार ड्रॉ कर लेते हैं, है ना। क्या करते हैं हम लोग, किसी भी एक दांत का हम लोग निकालते हैं। इमेजिन कीजिए हमने क्या किया, नीचे के कैनाइन को निकाला, नीचे में क्या निकाला हम लोग, नीचे के कैनाइन को बाहर निकाला, और कैनाइन को बाहर निकाल के उसके स्ट्रक्चर को बनाएंगे, कैसा दिखेगा। चलिए ध्यान से देखते हैं हम लोग, नीचे की तरफ क्या नजर आएगा, नीचे की तरफ हमें पहले तो हमने कहा कि एक सॉकेट या रूट नजर आएगा, पहले भी कह दिया था हमने, नीचे क्या नजर आएगा, एक सॉकेट या रूट नजर आएगा। इसी सॉकेट या रूट को क्या कहते हैं, इसी सॉकेट को, रूट तो नहीं कहेंगे, सॉकेट कह रहे हैं, फिलहाल एक गड्ढा है, एक सॉकेट है, इस सॉकेट का नाम क्या रखेंगे, एल्वुली। इसी सॉकेट में मुझे फिट किसको करना है, इसी सॉकेट में मुझे फिट करना है दांत। चलिए इसके अंदर एक दांत को फिट करते हैं, यानी दांत का एक ऐसा हिस्सा है जो इस एल्वुली नाम के सॉकेट के अंदर में है, जो कि बाहर से नजर नहीं आएगा। लेकिन दांत का एक बड़ा सा हिस्सा ऐसा भी है जो बाहर से नजर आएगा, है ना। तो बाहर में जो ब्लैक कलर से मैंने लाइनिंग दिखाई है, वो ब्लैक कलर की लाइनिंग क्या है, सॉकेट है, सॉकेट फॉर टीथ है। उस सॉकेट फॉर टीथ का नाम क्या रख रहे हैं, उसका नाम रख रहे हैं एल्वुली, उस सॉकेट फॉर टीथ का नाम। और इस सॉकेट के अंदर हमने क्या किया, एक कैनाइन नाम के दांत को इस तरीके से प्लेस किया हुआ है। तो इस दांत के टोटल हिस्से कितने हो गए, इस दांत के टोटल 3 हिस्से हो गए। इस दांत का एक ऐसा भी हिस्सा है जो कि बाहर से नजर नहीं आएगा, जो कि बिल्कुल अंदर छुपा हुआ है। इतने दूर के हिस्से को क्या कहेंगे, इतने दूर के हिस्से को कहते हैं रूट। जैसे प्लांट का रूट नजर नहीं आता, वैसे दांत का भी रूट नजर नहीं आएगा। फिर से इस दांत का एक ऐसा भी हिस्सा होगा जितने दूर में मसूड़े ने इसको दबा कर रखा होगा, जितने दूर में मसूड़े ने इसको दबा कर रखा होगा। इतने दूर के हिस्से को क्या कहेंगे, इतने दूर के हिस्से को हम लोग कहेंगे नेक, यानी जितने दूर में मसूड़े हैं इतने दूर के हिस्से को हम लोग नाम देने वाले हैं नेक। और दांत का सबसे बड़ा सा हिस्सा जो बाहर से बहुत अच्छे से विजिबल है, जो बाहर से बहुत अच्छे से विजिबल है, इस हिस्से को कहते हैं हम लोग क्राउन। इन दांत के टोटल हिस्से हो गए 3, जो नजर नहीं आता अंदर है रूट, जो मसूड़े से दबा हुआ उसे कहेंगे नेक,
और सबसे बाहर का हिस्सा जो चमकदार है, जो दिखता है, उसे हम लोग कहते हैं क्राउन। चलिए देखते हैं, अब हमने क्या किया, इसका एक सेक्शन ले लिया है ना, हमने क्या किया, इसका एक सेक्शन ले लिया, इसका एक सेक्शन लिया, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन लिया। लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन लिया तो क्या दिखेगा, तेजी से मैं बता रहा हूं, है ना, नीचे से देखिए मैंने कुछ स्पेस गैप कर दिया है ना, इसका एक लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन मैंने लिया। क्वेश्चन था कि सर प्रीमोलर्स के लिए स्पेस प्रोवाइड किया रहता है चाइल्ड में। बिल्कुल, स्पेस इज ऑलवेज प्रेजेंट, है ना, जो स्पेस है ना, स्पेस इज ऑलवेज प्रेजेंट, स्पेस कहीं नहीं जा रहा, तो स्पेस है वहां पर। सर हाउ इज डेंटल फॉर्मूला यूजफुल? डेंटल फॉर्मूला यूजफुल कई संदर्भ में डेंटल फॉर्मूला यहां पर यूजफुल है, कई संदर्भ में। इससे यह पता चलता है कि किसी व्यक्ति के माउथ में दांतों की पोजीशनिंग या उसकी संख्या किस तरीके से अरेंज है। अगर किसी को बीमारी होती है तो उसी संख्या से उसको डिनोट किया जाता है कि किस दांत में कोई बीमारी है। तो खैर, तो डेंटल साइंस जो लोग बीडीएस पढ़ते हैं, ये उनसे जुड़ा हुआ मामला है। हम लोग इस मामले में थोड़े से कमजोर होते हैं क्योंकि ये टॉपिक हम लोग का रहा नहीं। डेंटल साइंस वो काफ़ी एक अलग सा एक साइंस है, 4 साल की कोर्स होती है और हम लोगों ने का उससे कोई खास संबंध नहीं है, बिल्कुल संबंध नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। हमने क्या किया, इस दांत का क्या किया है, इस तरीके से एक सेक्शन इस तरीके से कट किया। अब जब सेक्शन लेंगे तो क्या नजर आएगा, इसके अंदर सेल की, इसके अंदर क्या नजर आएगा, इसके अंदर सेल की एक लेयर नजर आएगी। इसके अंदर क्या नजर आएगा, सेल की क्लियर नजर आएगी। सेल की इस लेयर का नाम रखते हैं हम लोग ओडोंटोब्लास्ट। सेल की इस लेयर का नाम है ओडोंटोब्लास्ट। पूछेगा दांतों के अंदर सेल की जो मुख्य लेयर, इसका नाम क्या है, ओडोंटोब्लास्ट। इस ओडोंटोब्लास्ट ने क्या किया, इस ओडोंटोब्लास्ट नाम के सेल ने सिक्रेशन किया है और सिक्रेशन करके इसके बाहर की तरफ, ध्यान दीजिए, सिक्रेशन करके इसने क्या किया, इसके बाहर की तरफ एक मोटी सी लेयर को बनाकर रखा है। इसने क्या किया है, इसके बाहर की तरफ एक मोटी सी लेयर को बनाकर रखा है। इस मोटी सी लेयर का नाम है डेंटाइन। इस मोटी सी लेयर का नाम है डेंटाइन। और डेंटाइन में लाइंस आपको जो नजर आ रहे हैं ना, एक काफी फाइन कैनाल्स हैं, इसको कैनालिकुली कहते हैं। आपने देखा भी होगा, बोन का सेक्शन में कैनालिकुली दिखते हैं, तो दांत भी तो एक बोन है, इसके सेक्शन में कैनालिकुली दिखेगा। तो चलिए 3 नाम से अभी आपका परिचय हुआ। जो सेल की लेयर नजर आ रही थी उसका नाम था ओडोंटोब्लास्ट। जो क्वेश्चन है एग्जैक्टली वही क्वेश्चन है, उसके आंसर्स को मैं बता रहा हूं, ध्यान देना है। जो 7, 8, 10 क्वेश्चन दिख रहे हैं, बस एग्जैक्टली उसी पॉइंट को मैं यहां पढ़ा रहा हूं। अनावश्यक इस पर रिसर्च करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मुझे लगता है किसी की भी इच्छा डेंटल साइंस पढ़ने की तो नहीं होगी, और दांत तो आपकी किताब में इस तरीके सेक्शन है भी नहीं, तो मेरे ख्याल से इस पर ज्यादा इंटरेस्ट शो करने की जरूरत भी नहीं है, अनावश्यक चीज है। तो चलिए देखते हैं क्या है। तो अंदर की तरफ सेल की लेयर है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, ओडोंटोब्लास्ट कहते हैं। इस सेल की लेयर ओडोंटोब्लास्ट ने क्या करके रखा है, इसके बाहर में एक लेयर को सिक्रीट करके रखा है, उस लेयर का नाम है डेंटाइन। और डेंटाइन में कुछ लाइंस नजर आएंगे, वो फाइन कैनाल्स हैं, उसे कहते हैं कैनालिकुली, और उसमें ब्लड सप्लाई होती है। उसमें क्या होती है, ब्लड सप्लाई भी होती है। यहां तक का था क्वेश्चन। इसके बीच के इस स्पेस में क्या नजर आएगा, तो इसके बीच के इस स्पेस में एक ट्यूब नजर आएगा। इस बीच के स्पेस में क्या नजर आएगा, एक क्वाल्ड एक ट्यूब नजर आएगा। इस क्वाल्ड ट्यूब को हम लोग कहते हैं हम लोग पल्प कैनाल। इस क्वाल्ड ट्यूब का नाम क्या रखेंगे, पल्प कैनाल। और इस पल्प कैनाल के अंदर क्या है, जेली के समान मटेरियल भरा पड़ा है, जो कि कई तरीके के टिश्यू का मिक्सचर है। रेटिकुलर भी है, एरियुलर भी है, कई तरीके के टिश्यू का मिक्सचर है। और इसी जेली जैसे मटेरियल को, क्योंकि पल्प कैनाल के अंदर जेली जैसे मटेरियल है, कई टिश्यू का मिक्सचर है, इसलिए एक नया नाम देना होगा, इसका नाम होता है पल्प। हाईली वेस्कुलर है, इसको भी ब्लड सप्लाई है। जो नीचे का स्पेस आपको नजर आ रहा है, इसी नीचे के स्पेस से ब्लड वेसल्स भी दांत के अंदर जाते हैं, और नर्व्स भी अंदर जाते होंगे, बाहर आते होंगे, सेंसरी एंड मोटर बोथ। तो इसी नीचे का स्पेस का प्रयोग करते हुए ब्लड वेसल तो अंदर जा रहे हैं, आ रहे हैं, लेकिन ये देखिए, ये रहे न्यूरॉन्स जो कि बाहर के हिस्से में देखिए इस तरीके से फैले हुए हैं। ये रहे न्यूरॉन्स जो कि देखिए बाहर के हिस्से में फैले हुए हैं, डेंटाइन से बाहर इस तरीके से देखिए न्यूरॉन्स इस तरीके से फैले हुए हैं। सीधे आते हैं, सीधे क्वेश्चन। मैंने पहले ही बता दिया, बहुत डिटेल नहीं चलना, हम लोग सीधा क्वेश्चन चुन रहे हैं इसमें से हम लोग। तो अंदर क्या मुख्य क्वेश्चन क्या आते हैं, दांतों के अंदर की सबसे मुख्य सेल को क्या कहेंगे, इस सेल का नाम होता है डेंटाइन। लिखता भी चलता हूं, डेंटाइन। सॉरी, सेल को क्या कहेंगे, तो सेल का नाम होता है ओडोंटोब्लास्ट। सेल का नाम होता है ओडोंटोब्लास्ट। इस सेल ने क्या सिक्रीट किया है, सेल ने उसके बाहर में सिक्रीट करके एक लेयर बनाकर रखा है, उस लेयर का नाम क्या है, डेंटाइन। डेंटाइन में काफी फाइन लाइंस नजर आ रहे हैं। इन फाइन लाइंस को क्या कहते हैं, इन फाइन लाइंस को हम लोग कहते हैं कैनालिकुली। बीच में, बीच का स्पेस में एक ट्यूब नजर आ रहा है, इस ट्यूब को क्या कहते हैं, इस ट्यूब को हम लोग कहते हैं पल्प कैनाल। पल्प कैनाल।
या पल्प कैविटी भी कह सकते हैं, और उसके अंदर जो कंटेंट भरा पड़ा है उस कंटेंट को कहते हैं पल्प। पल्प क्या है? जेली जैसा मटेरियल है जो कि कई तरीके के टिश्यू के मिक्सचर से बना है, हाईली वैस्कुलर है। लेकिन ब्लड सप्लाई सिर्फ इस पल्प कैनाल के अंदर ही नहीं है, बल्कि इसके बाहर के हिस्से में भी ब्लड सप्लाई है, और यही नहीं, बाहर के हिस्से में न्यूरॉन्स भी नजर आते हैं, सेंसरी एंड मोटर बोथ। लेकिन अब हम लोग का मतलब किससे है? सबसे बाहर के हिस्से से, मतलब इस हिस्से को क्या कह रहे हैं हम लोग? क्राउन। बीच में हम लोग को यहां पर क्या नजर आ रहा है? देखिए मसूड़ा, गम्स भी नजर आ रहा है। जिस हिस्से को हम लोग क्या, जहां पर गम्स नजर आते हैं उसे क्या कहते हैं? नेक। नेक भी दिख रहा है। लेकिन सबसे बाहर का जो हिस्सा नजर आ रहा है जो कि व्हाइट है, शाइनिंग है, हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ बॉडी के रूप में भी उसको जाना जाता है। ध्यान दीजिएगा, सबसे बाहर जो दिख रहा है ऑलरेडी सबके माउथ में, हम लोग जानते हैं कैसा दिखता है, व्हाइट है, शाइनिंग, चमकदार है, और इसको हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ बॉडी का भी दर्जा हासिल है, शरीर का सबसे मजबूत हिस्से का भी दर्जा इसको हासिल है। और इस हिस्से को कहते क्या है? इस हिस्से को हम लोग कहते हैं इनामिल। इस हिस्से को कहते हैं हम लोग इनामिल। ये इनामिल क्या है? एक सिक्रेशन से बना है। इनामिल क्या है? मेड अप ऑफ, एक सिक्रेशन से बना है। तो रहा सवाल, पहला क्वेश्चन तो यही पूछेगा इस इनामिल को किस सेल ने सिक्रीट करके बनाया? तो ध्यान दीजिएगा, इस इनामिल को बनाने वाले सेल का नाम होता है एमिलोब्लास्ट। इस इनामिल को बनाने वाले सेल का नाम होता है, मैं ऊपर लिखता हूं, है ना, इनामिल मेकिंग सेल। इनामिल क्या है? इनामिल एक सिक्रेशन है। सिक्रेशन है तो किसी ने बनाया होगा, तो इनामिल मेकिंग सेल इज कॉल्ड उस सेल का नाम क्या होगा? उस सेल का नाम होता है एमिलोब्लास्ट। लेकिन अब आप क्वेश्चन पूछेंगे कि ये जो इनामिल मेकिंग सेल है, जिस सेल का नाम एमिलोब्लास्ट है, क्या वो नजर आ रहा है? तो जवाब है नहीं। इनामिल मेकिंग जो सेल है जिसका नाम एमिलोब्लास्ट होता है, वो सेल इनामिल को बनाने के बाद क्या हो गए? डिसअपियर हो गए। वो सेल क्या हो गए? इनामिल को बनाने के बाद डिसअपियर हो गए। मतलब इनामिल नाम की जो सिक्रेशन है जो कि जमने की वजह से बना है, जिसको व्हाइट शाइनिंग हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ बॉडी भी कहते हैं, ये तो नजर आएगा, लेकिन उसको बनाने वाले सेल नजर नहीं आएंगे। लेकिन क्वेश्चन पूछेगा किसने बनाया, तो आंसर हो जाएगा एमिलोब्लास्ट। लेकिन चलिए अगला पूछा, इनामिल चलिए सिक्रेशन से बना है, तो क्यों ना आप इसकी कंपोजिशन बताएं। कई तरीके के मिक्सचर के मिलने से इनामिल नाम के सिक्रेशन से इनामिल नाम की स्ट्रक्चर बना। इनामिल सिक्रेशन से बना है। इनामिल नाम का जो स्ट्रक्चर है कई तरीके के सिक्रेशन के जुड़ने से, मिलने से बना। लेकिन जो सबसे मुख्य होते हैं, दो चीज होते हैं, मेड अप ऑफ, इसमें कैल्शियम फॉस्फेट भी होते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी होते हैं। तो लिख देते हैं उसको हम लोग Ca3PO4 ट्वाइस एंड CaOH ट्वाइस, है ना, सिंपल है। Ca3PO4 ट्वाइस, इसको क्या पढ़ेंगे? कैल्शियम फॉस्फेट, और CaOH ट्वाइस को पढ़ेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यानी कि दिस इनामिल इज, इनामिल का कंपोजिशन पूछा तो दिस इनामिल इज मेड अप ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। दिस टू आर मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ इनामिल। लेकिन यही दो नहीं है, और भी कई सारे होते हैं, लेकिन ये दो अति मुख्य आते हैं। बस इस चीज को ध्यान रखना है। तो बस इतना ही पोर्शन है आपका दांत में। क्वेश्चन से अगर जुड़े कुछ अगर आए, कुछ क्वेश्चन अगर आपको दिखेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि इसके अलावा कुछ पूछ रहा है। तो मुख्य चीज यही है, जान लीजिएगा। सबसे मुख्य सेल का नाम है ओडोंटोब्लास्ट। उसने क्या बनाया? डेंटाइन नाम के एरिया को बनाया सिक्रेशन करके। उस डेंटाइन में क्या दिखेगा? फाइन कैनाल्स दिखेंगे, नाम होगा कैनालिकुली। कैनालिकुली के अंदर क्या है? उसको ब्लड सप्लाई है। उसके सबसे बीच के स्पेस में भी क्या है? एक ट्यूब नजर आएगा, नाम होगा पल्प कैनाल। उसके अंदर कई टिश्यू के मिक्सचर भरे पे हैं, रेटिकुलर है, इरेगुलर है, मिलाकर जेली जैसा दिखेगा, नाम होगा पल्प। ये भी हाईली वैस्कुलर है। और बाहर के हिस्से में क्या नजर आएगा? न्यूरॉन्स वगैरह नजर आएंगे। दो नाम चलिए और बता सकते हैं। तो ये जो दांत है जो कि इस एल्वुली नाम के सॉकेट के अंदर रखा हुआ है, ओब्वियसली फिक्स करके रखा हुआ होगा, नहीं तो अदरवाइज बहुत आराम से बाहर निकल जाता है। तो फिक्स करके क्यों रखा हुआ है? फिक्स करके इसलिए रखा हुआ है क्योंकि इसमें बाहर में क्या भरा पड़ा है? एल्वुली और दांत के बीच में काफी मजबूत एक सीमेंटिंग मटेरियल भरा पड़ा है ना। एल्वुली बाहर के एरिया, बाहर के लाइनिंग का नाम क्या है? एल्वुली सॉकेट। और उसके अंदर जो दांत है उसमें क्या है? बीच में एक सीमेंटिंग मटेरियल भरा पड़ा है। इस सीमेंटिंग मटेरियल का नाम पूछेगा, इस सीमेंटिंग मटेरियल का नाम होता है सीमेंटम। सीमेंटिंग मटेरियल है, नाम भी है सीमेंटम। और सीमेंटम को उस जगह पर घेर करके रखा जाता है एक मेम्ब्रेन के द्वारा, नाम होता है पेरियोडोंटल मेम्ब्रेन। तो लिख सकते हैं सीमेंटम विथ पेरियोडोंटल मेम्ब्रेन। यानी कि दांतों के बाहर में क्या है? ओब्वियसली सबसे बाहर में सॉकेट है, उसके अंदर दांत है, लेकिन सॉकेट और दांत के बीच में क्या है?
सीमेंटिंग मटेरियल है, नाम होता है सीमेंटम, और सीमेंटम को भी अपने जगह पर रखा हुआ है, एक मेम्ब्रेन ने फिक्स करके रखा हुआ है जिससे दांत आसानी से बाहर ना आए। बिल्कुल, क्वेश्चन आपने क्वेश्चन भी दिया, आप लोगों ने आंसर भी आपने दे ही दिया कि क्या इनामिल डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो क्या उसकी रिपेयरिंग क्या अपने आप होगा? उसकी रिपेयरिंग करनी पड़ती है, उसको बाहरी कुछ सब्सटेंस से भरना पड़ता है, क्योंकि हमारे इनामिल की नेचुरली रिपेयरिंग नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? आंसर तो मैंने पहले ही दे दिया, क्योंकि इनामिल बनाने वाला जो सेल है एमेलोब्लास्ट, उसने इनामिल को बनाया और वो खुद डिसअपीयर हो गए, क्योंकि एमेलोब्लास्ट बचे ही नहीं, इसलिए हमारे इनामिल की रिपेयरिंग खुद नहीं हो सकती। और इनामिल की रिपेयरिंग खुद नहीं हो सकती तो उसको बाहरी मदद से जरूर भरा जा सकता है, नेचुरली रिपेयरिंग नहीं होगी। बिल्कुल, आंसर भी हो गया आपका, आपने खुद आंसर दिया। तो चलिए, आज का क्लास काफी लंबा हम लोग का खिंच चुका है, आज की क्लास को हम लोग यहीं पर कंक्लूड करते हैं। मुझे लगा था आज शायद मैं बहुत आगे तक पढ़ा सकूंगा, स्टमक वगैरह खत्म हो चुका रहेगा, जो भी है। चलिए, बी प्रिपेयर्ड फॉर द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।